पुनर्जन्म होने के बाद सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ कि एक बदबूदार नाले में जाकर एक मोटी और क्रिस्पी सी एफेड्रा की स्ट्रिप ढूंढता हूँ और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल जाता हूँ, जिस पर वह मेरे गले के अंदर बुरी तरह तड़पने लगती है। लेकिन फिर भी मैं अपनी उल्टी जैसा फील होने वाला दर्द सहता हूँ और उसे पूरी तरह निगल जाता हूँ, क्योंकि कामारे का एंड अब आने वाला है, जिस पर हर कोई उस आखिरी चीज से अवेकन होने वाला है जो उसने खाई थी। किसी ने क्रोकोडाइल प्रिजर्व्ड एग खाया था, जिस पर वह 100 मीटर का जायंट मॉस्किटो बन जाता है और सब कुछ डवोर करने लगता है। वहीं किसी ने फ्राइड चिकन विंग्स खाए थे, जिस पर उसके अंदर फीनिक्स ब्लड लाइन अवेकन हो जाती है। जबकि अपनी पिछली जिंदगी में मैंने फास्ट राइड्स खाए थे, जिस पर मैं एक ऐसे माउस में बदल गया था जिसे देखकर हर कोई चिल्लाता था और मारने दौड़ पड़ता था, और फिर आखिर में मुझे एक अननोन बीस्ट ने हवा में उछाल दिया था। लेकिन अब जब मेरा रिबर्थ हो चुका है तो मुझे इनफाइनाइट डवोर मिल जाता है, जिस पर जितना ज्यादा और जितना पावरफुल डवोर करूंगा उतनी ज्यादा एनर्जी मुझे वापस मिलेगी। और मुझे याद आता है कि मेरी पिछली जिंदगी में यह एपेड्रा का पीस बहुत जल्दी एक ऐसे पोट्री बॉडी में बदल जाता है जो हर चीज को डवोर करता रहता है, जिस पर इस समय मैं अपने सामने रखे ग्लास बॉक्स को देखता हूँ, जिसके अंदर एक क्रिम्सन कलर की एपेड्रा पड़ी होती है। उसका मोटा शरीर लगातार हिलता और मचलता रहता है। वह बिल्कुल किसी रेड इंसेक्ट जैसी दिखती है और मुझे पता होता है कि अगर मैं इसे डवोर कर लूं तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूं, जिस पर मैं सोचता हूं कि अब बचा ही क्या है, अगर अभी नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। यह सोचकर मेरा दिल पूरी तरह शांत हो जाता है। फिर मैं अपनी स्लीव ऊपर करता हूं और ग्लास बॉक्स के अंदर हाथ डालता हूं ताकि उस म्यूटेंट एपेड्रा को पकड़ सकूं। लेकिन वह म्यूटेंट एपेड्रा लगातार पलटती और मचलती रहती है, जिस पर वह न सिर्फ मेरा हाथ खींचने लगती है बल्कि मेरी उंगली को भी काट लेती है। और फिर बॉक्स के अंदर खून फैलने लगता है, जिस पर फ्रेश ब्लड की स्मेल मिलते ही म्यूटेंट एपेड्रा और भी ज्यादा पागल हो जाती है। यह देखकर मैं तुरंत अपना गुस्सा दबा लेता हूँ, फिर तेजी से उस एपेड्रा को पकड़ता हूँ और एक जोरदार बाइट के साथ उसे सीधे अपने पेट में निगल जाता हूँ, जिसके तुरंत बाद मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजती है, कंग्रेचुलेशंस टू होस्ट फॉर सक्सेसफुली डिवोरिंग द म्यूटेंट एपेड्रा, जीन सीक्वेंस सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड। जिस पर मैं तुरंत देखने लगता हूँ कि यह नई सीक्वेंस मुझे क्या देने वाली है। तभी मैं देखता हूँ कि मेरी उंगली से जो मांस और फ्लैश पहले कटकर अलग हो गया था, वहां से अचानक काउंटलेस ब्लड रेड थ्रेड्स निकलने लगते हैं। फिर वह थ्रेड सिर्फ 2 सेकंड के अंदर मेरी चोट को पूरी तरह लपेट लेते हैं और फिर उसी जगह पर नया फ्लैश और नई स्किन उगने लगती है, जिसे देखकर मैं समझ जाता हूँ कि यह एबिलिटी सेवर्ड लिम्ब रिजेनरेशन की है। इसके बाद मैं अपने शरीर के अंदर एक बेहद खतरनाक और भारी पावर को उठता हुआ फील करता हूँ। मेरा पूरा शरीर जैसे एंडलेस एनर्जी से भर जाता है, जिस पर मैं तुरंत मिरर के सामने जाता हूँ और खुद को देखने लगता हूँ। लेकिन मिरर में खुद को देखकर मैं एक बार फिर से शॉक्ड रह जाता हूँ, क्योंकि मेरी हाइट जो पहले लगभग 1.7 मीटर थी अब सीधे 1.9 मीटर हो चुकी होती है और मेरे ब्लैक हेयर अब लंबे रेड हेयर में बदल चुके होते हैं। वहीं मेरी ग्रे ब्राउन आईज भी अब पूरी तरह लाल हो चुकी होती हैं। फिर मैं अपने शरीर को ध्यान से चेक करता हूँ, जिस पर मुझे पता चलता है कि मेरे राइट हैंड की हथेली में एक माउथ उगाया है। वह बिल्कुल किसी एबीज जैसा दिखता है, जिसके अंदर दर्जनों छोटे और बेहद शार्प टीथ होते हैं और उसकी फीलिंग बिल्कुल उसी म्यूटेंट एपेड्रा जैसी होती है जो दुश्मनों का ब्लड एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन यह देखकर मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि अभी डार्क टर्नाइल शुरू भी नहीं हुआ है और मैं पहले ही ऐसा बन चुका हूँ, जिस पर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इस हालत में बाहर गया तो शायद मैं बाहर निकल भी नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे ही यह ख्याल मेरे दिमाग में आता है, मेरे लंबे रेड हेयर वापस नॉर्मल हो जाते हैं और मेरी हथेली का वह माउथ भी गायब हो जाता है। यह देखकर मैं अंदर ही अंदर हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि यह पावर जरूरत पड़ने पर खुद को छुपा भी सकती है, जिस पर मैं तुरंत अगला टारगेट याद करता हूँ। मुझे याद आता है कि बिग शिली के एक इनविजिबल रिच मैन के पास एक रेयर इलेक्ट्रिक बारबेरियन रखा हुआ है और मुझे अच्छी तरह याद होता है कि डार्क टर्मोइल शुरू होने के बाद वही इलेक्ट्रिक बारबेरियन अपने आप में एक बेहद खतरनाक एग्जिस्टेंस बन जाता है जो टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर रिलीज कर सकता है। जिस पर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उसे डवोर कर लूं और उसकी जेनेटिक सीक्वेंस को अपने अंदर मर्ज कर दूं तो शायद मैं और भी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी अनलॉक कर सकता हूं। लेकिन अपनी अभी की आइडेंटिटी के साथ उस रिच मैन तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि उसकी एक डॉटर भी है जो त्सिंगबे यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जिस पर मैं तुरंत अपना सामान उठाता हूं और सीधा स्कूल की तरफ निकल जाता हूं। इसके बाद जब मैं स्कूल पहुंचता हूं तो मैं अपना समय वेस्ट नहीं करता, क्योंकि यान शाओतियान वहां पढ़ती है। उसका फैमिली बहुत लो प्रोफाइल रहता है ताकि किसी को यह पता न चल सके कि वह एक रिच सेकंड जनरेशन है, जिस पर वह हर दिन स्कूल से निकलने के बाद कभी भी ओपनली कार में नहीं बैठती। फिर जब मैं पार्क में पहुंचता हूं तो मुझे थोड़ी दूर पर एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। उसका टेम्परामेंट बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता है। वह ऐसी लगती है जैसे उसके अंदर एक अलग ही चार्म हो। जिस पर तभी दूर से एक लग्जरी कार आती दिखाई देती है और फिर उसके अंदर से 3 बॉडीगार्ड्स उतरते हैं। इसके बाद एक ओल्ड बटलर चुपचाप जाकर कार का डोर खोलता है और यान
यान शाओतियान कार में बैठकर जाने ही वाली होती है। तभी मैं सीधे उनके सामने निकल कर आ जाता हूँ। फिर मैं आराम से उन सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखकर कहता हूँ, ये सब गलत लग रहा है, ये तो किडनैपिंग जैसा है। जिस पर यान शाओतियान मेरी तरफ बिल्कुल इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ देखती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके ये तीनों बॉडीगार्ड्स प्रोफेशनल हैं और ये सब मिलिट्री वेटरन्स हैं जो कई लेयर्स की स्क्रीनिंग के बाद उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स बने हैं। लेकिन फिर मैं बिना कुछ बोले कैजुअली एक पंच मारता हूँ, जिस पर उस बॉडीगार्ड का चेहरा तुरंत मुड़ जाता है और वह बिना चीखे सीधे 5 मीटर दूर जाकर उड़ जाता है। फिर वह पीछे वाले ट्री से जाकर टकराता है और उसी वक्त बेहोश हो जाता है। यह देखकर यान शाओतियान की आंखें शौक में बड़ी हो जाती हैं, जबकि बाकी बचे 2 बॉडीगार्ड्स भी पूरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि उनके सामने मैं सिर्फ एक पंच मारकर किसी को 5 मीटर दूर उड़ा देता हूँ। जिस पर वे दोनों सोचने लगते हैं कि क्या यह सच में इंसान है। वहीं मैं खुद भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद मैं खुद रोल्स रॉयस के पास जाता हूँ। फिर पहले हल्का सा किक मारकर उसकी मजबूती चेक करता हूँ, लेकिन अगले ही पल मैं पूरी ताकत से अपनी टांग घुमाता हूँ और सीधे रोल्स रॉयस पर किक मार देता हूँ, जिस पर पूरी कार लगभग 3 मीटर दूर खिसक जाती है और फिर उसकी साइड डोर बुरी तरह अंदर धंस जाती है और पूरी तरह डिफॉर्म हो जाती है। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान का चेहरा सुन्न पड़ जाता है, जबकि यान शाओतियान पूरी तरह स्टैंडर्ड खड़ी रह जाती है और बाकी दोनों बॉडीगार्ड्स डर के मारे सीधे जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन मैं उन्हें इग्नोर करता हूं और सीधे यान शाओतियान के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूं, जिस पर वह घबराकर कहती है, तुम क्या चाहते हो, किडनैपिंग या रॉबरी? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं अभी यान नानजी को कॉल करती हूँ, जिस पर वह तुम्हें वह रेयर इलेक्ट्रिक बारबेरियन भेज देगा। जिस रेयर इलेक्ट्रिक बारबेरियन को उसने कलेक्ट किया था वही मुझे चाहिए। एक हाथ से बारबेरियन दो और दूसरे हाथ से अपनी जान बचाओ। यह सुनकर यान शाओतियान पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे किडनैप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आखिर में पता चलता है कि मुझे सिर्फ वही रेयर इलेक्ट्रिक बारबेरियन चाहिए जिसे उसके फादर ने कलेक्ट करके रखा है। लेकिन इस समय सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है, जिस पर यान शाओतियान मजबूरी में अपना मोबाइल निकालती है और फिर यान नानजी को कॉल करके जल्दी से पूरी सिचुएशन और मेरी डिमांड बता देती है। उसी समय टिएनशिंग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में एक मिडिल एज्ड आदमी बैठा होता है, जिसके चेहरे पर अथॉरिटी साफ दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही उसे यह कॉल मिलती है उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है, जैसे किसी ने उसके सबसे बड़े एनिमी को छू लिया हो। वह तुरंत गुस्से में बोलता है, दारू सिटी में किसी की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को हाथ लगाए? तुरंत मिलिट्री को इन्फॉर्म करो, उन्हें बोलो कि अपने सबसे एलीट लोग भेजें और अभी के अभी भेजें। इसके बाद वह फिर बोलता है, साथ ही दारू सिटी की सबसे हाई लेवल मेडिकल टीम को भी बुलाओ, उन्हें बोलो कि सबसे बेस्ट इक्विपमेंट लेकर आएं, फिर एक जगह फिक्स करके स्टैंड बाय पर रहें ताकि इमरजेंसी में तुरंत रिस्पॉन्स दिया जा सके। मैं खुद अभी आता हूँ। यह सब अरेंज करने के बाद यान नानजी ड्राइवर से कहता है कि पहले घर चलो और वहां से वह छोटा कंप्यूटर लेकर निकलो। इधर यान शाओतियान मेरी तरफ देखकर कहती है, मैंने तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी है, मेरे फादर आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। फिर कुछ देर बाद मैं बोलता हूँ, 2 दिन बाद लैनशिंग के ऊपर एक ऑरोरा गुजरेगी, जिस पर ऑर्किड स्टार के सारे क्रिएचर्स म्यूटेट होकर म्यूटेंट बीस्ट्स बन जाएंगे और फिर दुनिया का पूरा ऑर्डर टूट जाएगा। सोसाइटी ऐसी केओस में चली जाएगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। फिर मैं आगे कहता हूँ, वही इलेक्ट्रिक पल्स भी एक टेरिफाइंग म्यूटेंट बीस्ट बन जाएगा। अगर तुमने उसे नहीं संभाला तो तुम्हारी पूरी फैमिली बहुत बुरी तरह मर जाएगी। मानो या मत मानो, मुझे वह पल्स मुफ्त में नहीं चाहिए। इसके बदले में तुम्हें पहले से यह लाइफ सेविंग खबर दे रहा हूँ और यह एक फेयर डील है। यह सब सुनकर यान शाओतियान कुछ नहीं बोलती। वह बस मुझे ऐसे देखती रहती है जैसे मैं कोई पागल हूँ। फिर वह धीरे से सिर हिलाती है, जिस पर मैं बिना कुछ और बोले अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड पर एक कट लगा देता हूँ। अगले ही पल मेरी उंगली से खून निकलता है, लेकिन फिर उसी वक्त मेरी उंगली पहले जैसी ठीक होने लगती है। यह देखकर दूर खड़े दोनों बॉडीगार्ड्स की हालत खराब हो जाती है। उनके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है और यान शाओतियान भी शौक में वहीं खड़ी रह जाती है। फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, तुम्हारी फैमिली की इंडस्ट्री चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जब डार्क टर्मोइल आएगा तब हर तरह का सामान बहुत कम हो जाएगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ। फिर मैं आगे बोलता हूँ, यहाँ तक कि सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को भी खाना पीना और सरवाइव करना पड़ता है और मैं भी इसका एक्सेप्शन नहीं हूँ। इस तरह की दुनिया में अकेले चलना कभी बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। जिस पर मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, इस ट्रबल्ड वर्ल्ड में मुझे यान फैमिली की जरूरत है और मेरे लिए यान फैमिली एक बहुत अच्छा चॉइस है। अगर हम साथ काम करें तो दोनों का फायदा होगा। यह सुनकर यान शाओतियान धीरे से कहती है, मैं समझ गई, मैं ये सब अपने फादर को बता दूंगी, फिर उनके साथ डिस्कस करूंगी और जितना जल्दी हो सके तुम्हें जवाब दूंगी। उसी समय दूर से इमरजेंसी व्हीकल्स की आवाज आने लगती है। फिर कई आर्मर्ड व्हीकल्स वहां आकर रुक जाते हैं, जिस पर एक मिडिल एज्ड आदमी कार से उतरता है और तेजी से आगे आता है। वह यान नानजी होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बुरी तरह डैमेज्ड रोल्स रॉयस पर पड़ती है उसका दिल एकदम बैठ जाता है। लेकिन अगले ही पल जब वह यान शाओतियान को सही सलामत देखता है तो वह राहत की सांस लेता है। मैं एक नजर उन हेविली आर्मर्ड मिलिट्री लोगों की तरफ देखता हूँ और फिर बिना किसी डर के यान नानजी की तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। फिर मैं कहता हूँ,
बॉस यान, जो चीज मुझे चाहिए थी क्या वह लाए हो? यह सुनकर यान नानजी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसकी बेटी को किडनैप करने वाला इंसान इतना यंग होगा। फिर वह धीरे से कहता है, यह वही है जो तुम चाहते थे। इतना कहकर वह एक सूटकेस मेरी तरफ फेंक देता है, जिस पर मैं उसे पकड़ता हूँ और खोल देता हूँ। उसके अंदर एक ब्लू इलेक्ट्रिक बारबारियन रखा होता है। उसके शरीर से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। मैं बिना कुछ बोले उसे हाथ में उठाता हूँ और फिर सीधे उसे खाना शुरू कर देता हूँ। यह देखकर यान नानजी और यान शाओतियान दोनों पूरी तरह स्टंड रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर मेरे साथ चल क्या रहा है। वहीं पास खड़े मिलिट्री वाले भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि शायद उन्हें कोई मेंटली अनस्टेबल आदमी मिल गया है। लेकिन इलेक्ट्रिक बारबेन को खाने के बाद मेरे शरीर से अचानक बिजली जैसी एनर्जी निकलने लगती है। यह देखकर यान नानजी गहरी सांस खींचता है, क्योंकि वह जानता है कि इस इलेक्ट्रिक बारबेरियन की पावर इतनी डेंजरस है कि वह एक मीडियम साइज्ड म्यूटेंट बीस्ट को भी खत्म कर सकता है। उसी समय मेरे दिमाग में फिर वही आवाज गूंजती है, कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट, सक्सेसफुली डिवोर्ड इलेक्ट्रिक बारबियन, जीन सीक्वेंस सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड। जिस पर अगले ही पल मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मेरे छोटे ब्लैक हेयर अचानक लंबे रेड हेयर में बदल जाते हैं और मेरी आंखें फिर से लाल हो जाती हैं। फिर मैं अपने दोनों हाथ आगे करता हूं और अपनी 10 उंगलियों के बीच एक ब्लड बॉल बनाना शुरू करता हूं। अगले ही पल वह ब्लड बॉल हवा में एक्सप्लोड कर जाता है, जिस पर वहां मौजूद सभी मिलिट्री लोगों के शरीर में एक बहुत तेज इलेक्ट्रिक करंट दौड़ जाता है और फिर वे सब जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन यान शाओतियान और यान नानाजी को कुछ नहीं होता। फिर मैं आखिरी बार उन फादर और डॉटर की तरफ देखता हूँ और फिर अगले ही पल मैं अंधेरे में गायब हो जाता हूँ, क्योंकि डार्क टर्नाइल शुरू होने में अब एक दिन से भी कम टाइम बचा होता है और मेरे पास डिवोर करने का सिर्फ एक आखिरी मौका बचा होता है। मुझे टर्मोइल शुरू होने से पहले उसे डिवोर करना ही होगा। जिस पर मुझे अचानक याद आता है कि ग्रेट रू क्लैन के जू में एक स्पेशल ईगल रखा गया है। उसके शरीर पर अजीब टैटूज हैं और उसके फेदर्स लोहे जितने हार्ड हैं। अगर मैं उसे डिवोर कर लूं तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूं, क्योंकि अभी मेरे पास ब्लड कंट्रोल है और थंडर की पावर भी है। मुझे बस एक फ्लाइंग एबिलिटी की कमी है, जिस पर अगले दिन मैं सीधे ग्रेट रू जू पहुंच जाता हूं। फिर मैं उस केज के सामने पहुंचता हूं जहां उस स्पेशल फियरस ईगल को रखा गया था। लेकिन वहां पहुंचते ही मैं शॉक में रह जाता हूं, क्योंकि वह फियरस ईगल पहले ही म्यूटेट हो चुका होता है। उसके काले फेदर्स अब स्टील जैसे लग रहे होते हैं और उनमें से एक डरावनी ठंडी चमक निकल रही होती है। हल्की रोशनी में माओजी अचानक ऐसे काउंट डाउन करने लगता है जैसे कोई जहरीली जीभ फुसफुसा रही हो, और उसी समय वह फियर ईगल अपनी तेज चोंच से पागलों की तरह आयरन केज पर वार करने लगता है, जिस पर कुछ ही सेकंड में वह केज को तोड़ देता है और फिर सीधे मेरी तरफ अटैक कर देता है। यह देखकर मैं हल्का सा गाली देता हूँ। फिर मेरी आंखों में उस ईगल की मूवमेंट अचानक बहुत स्लो और क्लियर दिखने लगती है। उसकी हर मूवमेंट मुझे साफ दिखाई देने लगती है, जिस पर मैं एक हाथ से उसकी चोंच पकड़ लेता हूँ और फिर उसे सीधे जमीन पर पटक देता हूँ। जिसके तुरंत बाद मेरे दिमाग में आवाज आती है, कंग्रेचुलेशंस, सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल। फिर अगले ही पल मुझे फील होता है कि मेरे पीछे कुछ निकल रहा है और फिर मेरी पीठ के पीछे अचानक एक बहुत बड़ी ब्लैक विंग्स की पेयर निकल आती है। वह लगभग 6 मीटर लंबी होती है। फिर मैं सीधे आसमान में उड़ जाता हूँ और हवा में तेजी से ऊपर जाने लगता हूँ। तभी अचानक मेरा मोबाइल बजने लगता है, जिस पर मैं कॉल उठाता हूँ और दूसरी तरफ से यान शाओतियान की कांपती हुई आवाज आती है। वह कहती है, मोबेई, यहाँ कुछ हो गया है। कुछ ह्यूमन हार्ट मॉन्स्टर्स हमारे पास घुस आए हैं। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? उसकी आवाज हल्की कांप रही होती है, जिससे साफ पता चलता है कि वह बहुत घबरा चुकी है। जिस पर मैं बिना कुछ सोचे सीधे हाँ बोल देता हूँ। यान शाओतियान के दिए हुए एड्रेस के हिसाब से मैं बहुत जल्दी एक वेयरहाउस के पास पहुंच जाता हूँ। उसी वेयरहाउस में बहुत सारा सामान रखा होता है। ज्यादातर वह ऐसे प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिन्हें बहुत समय तक स्टोर किया जा सकता है। और उसी वेयरहाउस के अंदर 2 मॉन्स्टर बड़ी खुशी से इधर उधर देख रहे होते हैं। उनमें से एक पिग नोज वाला आदमी होता है, जिसका शरीर पूरा मोटा और भद्दा होता है। वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब जबकि बॉस ने यह वेयरहाउस अपने कब्जे में ले लिया है तो अब हमें फ्यूचर में खाने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। जिस पर उसके पास खड़ा दूसरा आदमी, जो करीब 3 मीटर लंबा होता है और जिसके सिर पर सींग निकले होते हैं, हंसते हुए कहता है, डार्क टर्मल आने के बाद मुझे पेंटिंग कंट्रोल करने की पावर मिल गई है। सच में भगवान ने हम पर बहुत मेहरबानी की है। अब हम जो चाहें वह कर सकते हैं। इतना कहकर वह हॉर्नड मैन चमकती आंखों के साथ यान शाओतियान की तरफ बढ़ता है। फिर उसकी तरफ देखकर गंदी हंसी हंसता है। वह कहता है, बॉस, यह लड़की तो काफी अच्छी है। जिस पर पिगनोज वाला आदमी भी उसके साथ गंदी बातें करने लगता है। उन दोनों की बातें सुनकर यान शाओतियान का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगता है, जबकि यान नानजी तुरंत उसके सामने आकर उसे अपने पीछे छुपा लेता है। वह उन दोनों को घूरते हुए कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी अचानक वेयरहाउस की छत में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है और फिर मैं एक गिरते हुए मीटर की तरह सीधे ऊपर से वेयरहाउस के अंदर आ गिरता हूँ। यह देखकर यान शाओतियान अचानक राहत की सांस लेती है। वहीं हॉर्नड मैन और पिग नोज मैन मुझे देखकर हैरान रह जाते हैं।
जाते हैं। फिर हॉर्न मैन हंसते हुए कहता है, अरे मुझे लगा यहाँ सिर्फ हम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान का फेवर मिला है, लेकिन लगता है तुम्हें भी कुछ मिला है। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहता है, बच्चे समझदारी इसी में है कि हमारे काम में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं उन दोनों की बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि मुझे इन दोनों स्कमबैग्स से बात करने का कोई शौक नहीं होता। जिस पर अगले ही पल मैं सीधे एक स्लैप मारता हूँ और सिर्फ उसी एक स्लैप में वह हॉर्नेड मैन वहीं मर जाता है। यह देखकर पूरा वेयर हाउस अचानक शांत हो जाता है। कोने में छुपे हुए वर्कर्स पूरी तरह शॉक में आ जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि जिन दो मॉन्स्टर्स से वह अभी तक डर रहे थे उनमें से एक को मैंने सिर्फ एक थप्पड़ में खत्म कर दिया था। इसके बाद मैं धीरे धीरे यान शाओतियान और यान नानजी के पास जाता हूँ। यान नानजी अभी भी यान शाओतियान को अपने पीछे छुपाकर खड़ा होता है, जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ, पिछली बार जो बात हुई थी उसके बारे में क्या सोचा। यह सुनकर दोनों कुछ देर तक चुप रहते हैं। फिर यान शाओतियान धीरे से पूछती है, अगर हम तुम्हारे साथ काम ना करें तो क्या तुम हमें खा जाओगे। यह सुनकर मैं सीधे बोलता हूँ, मुझे इंसानों को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन डार्क टर्नाइल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अभी तुम्हारा क्या प्लान है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। फिर उनमें से कोई कहता है, अगर मोबेई नहीं आता तो हम सब अभी तक मर चुके होते। अब हमें क्या करना चाहिए। हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। यान नानजी भी मेरी तरफ ऐसे देखता है जैसे मैं उसकी आखिरी उम्मीद हूँ। उसके दिमाग में बस यही चलता है कि अगर वह मेरे साथ रहेगा तो शायद वह जिंदा बच सकता है। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, डार्क टर्मल बहुत जल्दी आने वाला है और जब वह आएगा तब दुनिया का पूरा ऑर्डर खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी सबसे जरूरी चीज एक सेफ जगह ढूंढना है जहां हम बेस बना सकें। यह सुनकर यान नानजी तुरंत बोलता है, मेरे पास माउंटेन के बीच में एक विला है। उसकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है और उसका मटेरियल भी बहुत हाई क्वालिटी का है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम वहां जा सकते हैं। मैं कुछ सेकंड सोचता हूँ और फिर हाँ में सिर हिला देता हूँ, क्योंकि सिर्फ स्ट्रांग होना काफी नहीं है। डार्क टर्मोइल आने के बाद हर तरह का सामान कम हो जाएगा और बाद में एनवायरनमेंट भी बदल जाएगा। ऐसे में एक सेफ शेल्टर होना बहुत जरूरी है। फिर मैं कॉर्नर में खड़े उन वर्कर्स की तरफ देखकर कहता हूँ, अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जो लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं वह मेरे साथ आ सकते हैं। फिर मैं आगे कहता हूँ, लेकिन याद रखना, डार्क टर्नाइल तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा डेंजरस और क्रूअल है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें बिना किसी सवाल के मेरी हर बात माननी होगी। यह सुनकर सभी लोग एक साथ सिर हिलाते हैं और कहते हैं, समझ गए। जिस पर मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाता हूँ। फिर सबको लेकर उस विला की तरफ निकल जाता हूँ। 1 घंटे बाद माउंटेन के बीच बने उस विला में यान शाओतियान और यान नानजी मेरे सामने सोफा पर बैठे होते हैं। फिर यान नानजी पूछता है, मोबेई, क्या हमें अभी और सप्लाईज कलेक्ट करनी चाहिए। आखिर हम लोग अब काफी ज्यादा हैं। मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, बिल्कुल, हमें और सामान कलेक्ट करना होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम फॉरबिडन लैंड के रिसोर्सेज हासिल करें, क्योंकि पहला फॉरबिडन लैंड बहुत जल्दी खुलने वाला है और उसके अंदर की चीजें बाहर के सामान से 100 गुना ज्यादा वैल्यूएबल होंगी। यह सुनकर यान शाओतियान और यान नानजी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हालांकि उन्हें समझ नहीं आता कि फॉरबिडन लैंड क्या होता है, लेकिन वह मुझसे और सवाल नहीं करते। फिर यान शाओतियान धीरे से पूछती है, तुमने पहले कहा था कि अगर हमने उस इलेक्ट्रिक बारबेरियन को नहीं लिया होता तो डार्क टर्बुल आने के बाद हम सब मर जाते। क्या यह सच है। जिस पर मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, जब डार्क टर्नाइल शुरू होगा तब ऑरोरा पूरी ब्लू स्टार पर फैल जाएगी और कुछ लोगों को अवेकन होने का मौका मिलेगा, लेकिन वह किस में बदलेंगे यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑरोरा आने से पहले उन्होंने आखिरी बार कौन सा जानवर खाया था, और इसकी प्रोबेबिलिटी पूरी तरह रैंडम होती है। मैंने उन दोनों को यह प्रिंसिपल अच्छे से समझा दिया, लेकिन फादर और डॉटर को कुछ खास समझ नहीं आया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारा सामान जमा किया और फिर मैंने उन दोनों को अलग अलग एक एक चीज खाने को दी। दर्जनों तरह की चीजें एक साथ रखी हुई थीं और उनका टेस्ट इतना अजीब था कि उसे वर्ड्स में बताना मुश्किल था, लेकिन स्ट्रांग बनने के लिए दोनों बिना कुछ सोचे वह सब खा लेते हैं। जिस पर यान शाओतियान बार बार मुझसे पूछती है, अब ठीक है ना, अब सब सही है ना। मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, कल जब ऑरोरा पूरी ब्लू स्टार पर फैलेगी तब तुम्हें इसका इफेक्ट दिख जाएगा और कल पहला फॉरबिडन लैंड भी खुलेगा। उस समय तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। इसके बाद जल्दी ही अगला दिन आ जाता है। डार्क यूनिवर्स की गहराई में अचानक एक हल्की नीली ऑरोरा दिखाई देने लगती है और अगले ही पल वह ऑरोरा बहुत तेज स्पीड से पूरी ब्लू स्टार को कवर कर लेती है, जिस पर पूरी ब्लू स्टार पर डार्क टर्नाइल शुरू हो जाता है। ऑरोरा की रोशनी पड़ते ही ब्लू स्टार के बहुत से एनिमल्स और इंसानों में अजीब चेंजेस होने लगते हैं और वही चीज बाद में उनकी रियल पावर बन जाती है। उधर विला में यान शाओतियान पूरी रात डरी हुई बैठी रहती है, लेकिन फिर अचानक उसे अपने शरीर में चेंज फील होने लगता है। उसके पूरे शरीर के चारों तरफ एक गोल्डन लाइट दिखाई देने लगती है और फिर उसके पीछे सनफ्लावर जैसी एक गोल्डन पैटर्न बन जाती है, जिसके बाद उसके हाथों से गोल्डन लाइट निकलने लगती है। वहीं यान नानजी के शरीर में भी चेंज होने लगता है। उसकी हाइट सीधे 3 मीटर तक पहुंच जाती है। उसका शरीर मसल्स से भर जाता है और उसके माथे पर एक पेयर बड़े और मजबूत हॉर्न्स निकल आते हैं, जिस पर वह एक्साइटेड होकर बोलता है, ये फीलिंग, ये
एंडलेस पावर, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे पूरा वर्ल्ड मेरे कंट्रोल में है। मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, डार्क टर्बल शुरू हो चुका है और पहला फॉरबिडन लैंड भी अब आने वाला है। हमें जल्दी वहां जाना होगा ताकि हम रिसोर्सेज कलेक्ट करके खुद को और स्ट्रांग बना सकें। जिस पर हम सब तुरंत कार में बैठते हैं और फॉरबिडन लैंड की तरफ निकल जाते हैं। करीब 2.5 घंटे बाद हम फॉरबिडन लैंड के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी दूर पर यान शाओतियान का क्लासमेट ली हुआन भी कुछ लोगों को लेकर वहां खड़ा होता है। वह सामने का सीन देखकर अजीब एक्सप्रेशन बनाता है। वह मन ही मन सोचता है, यह गरीब मोबेई आखिर यान फैमिली के साथ कैसे जुड़ गया। और फिर वह भी अपनी कार उस मिस्टीरियस व्हर्लपूल के अंदर ले जाता है। जिस पर उसके साथ खड़ा एक आदमी पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए। ली हुआन कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, बॉस ने हमें यहाँ की सिचुएशन पता करने के लिए भेजा है और जब मोबेई जैसे लोग अंदर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अब हमारे पास भी पावर्स हैं, डरने की क्या बात है। फॉरबिडन लैंड के अंदर पूरा अंधेरा होता है, चारों तरफ काले और घने पेड़ होते हैं और ऊपर आसमान में एक ब्लड रेड सन दिखाई देता है। उसी समय सामने के जंगल से अचानक बहुत डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या कोई भेड़िया चिल्ला रहा हो। यह सुनकर कार में बैठे सभी लोग डरकर एक दूसरे के पास आ जाते हैं। फिर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, फॉरबिडन लैंड में डार्क साउंड स्पिरिट्स होते हैं, तुम उन्हें एलियन क्रिएचर्स की तरह समझ सकते हो। इसके बाद मैं धीरे से ब्रेक लगाता हूँ और यान नानजी की तरफ देखकर कहता हूँ, बॉस यान, अब आप कार चलाओ, मैं आगे रास्ता साफ करता हूँ। यान नानजी कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैं कार से बाहर कूद जाता हूँ। अगले ही पल सामने के फॉग के अंदर से कई काले साए बाहर निकल आते हैं। वे सभी करीब 2 मीटर लंबे होते हैं। उनके शरीर पर काला धुआं लिपटा होता है और देखने से ही साफ पता चलता है कि वे नॉर्मल इंसान नहीं हैं। यह देखकर यान नानजी घबरा जाता है। फिर वो बोलता है, मोबेई, चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग हो लेकिन सामने वाले बहुत ज्यादा हैं। मैं भी नीचे उतरकर तुम्हारी मदद करता हूँ। शाओतियान, तुम कार चलाना। इतना कहकर वह कार का डोर खोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी मैं बस अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ और अगले ही पल सामने खड़े 6 डार्क साउंड स्पिरिट्स वहीं फट जाते हैं। उनके शरीर ऐसे टूटते हैं कि वहां खून का एक कतरा तक नहीं बचता। यह देखकर यान नानजी कार का डोर खोलते खोलते रुक जाता है। उसका पूरा चेहरा शॉक से भर जाता है, क्योंकि जिस डार्क साउंड स्पिरिट का नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं, उसे मैंने सिर्फ एक हाथ से खत्म कर दिया था। वहीं यान शाओतियान की आंखें चमकने लगती हैं। वह मेरी तरफ देखती है और मुझे एक हाथ से डार्क साउंड स्पिरिट को खत्म करते देखकर उसके अंदर एक्साइटमेंट भर जाती है। लेकिन मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहता हूँ, क्योंकि पहले फॉरबिडन लैंड के ये डार्क साउंड स्पिरिट्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते और ऊपर से मेरे पास वह पावर्स हैं जो मुझे 3 दिन पहले ही मिल चुकी हैं। इसलिए इन डार्क साउंड स्पिरिट्स को खत्म करने के लिए मुझे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। रास्ते में जितने भी डार्क साउंड स्पिरिट्स आते हैं, चाहे उनकी गिनती कितनी भी हो, मैं उन्हें आसानी से खत्म करता जाता हूँ। शुरुआत में कार के अंदर बैठे लोग हर बार यह देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत हो जाती है। फिर कार के अंदर यान नानजी हल्की स्माइल के साथ यान शाओतियान की तरफ देखता है और फिर धीरे से कहता है, तुम्हें मोबेई कैसा लगता है। यह सुनकर यान शाओतियान तुरंत कहती है, डैड, आप कैसी बातें कर रहे हो। जिस पर यान नानजी हंसते हुए कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम अब उस उम्र में हो जहां तुम्हें बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए। यान शाओतियान उसकी तरफ देखकर कहती है, लेकिन पहले तो आप हमेशा कहते थे कि मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए। जिस पर यान नानजी हंसते हुए बोलता है, मैं अब भी यही कहता हूँ, लेकिन मोबेई अलग है। वह सिर्फ स्ट्रांग नहीं है बल्कि बहुत काम भी है। उसमें घमंड नहीं है और वह बहुत अच्छे से बात करता है। ऐसा लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, अगर मोबेई मेरा सन इन लॉ बन जाए तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। यह सुनकर यान शाओतियान पूरी तरह हेल्पलेस होकर उसे देखती रह जाती है। उसी समय हमारी कार के पीछे दूर फॉग के अंदर ली हुआन और उसके लोग ये सब देख रहे होते हैं और जब वे मुझे एक के बाद एक डार्क साउंड स्पिरिट्स को सेकंडों में खत्म करते हुए देखते हैं तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। उन सबके दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है। जिस पर ली हुआन तो इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वह अपने दांत पीसते हुए खड़ा रहता है। यह बैस्टर्ड सच में सुपर पावर हासिल कर लेता है और सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि अब वह मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। यह सोचकर ली हुआन के अंदर और भी ज्यादा जलन होने लगती है। जिस पर उसके पास खड़ा एक छोटा भाई जल्दी से पूछता है, अब हम क्या करें। यह सुनकर ली हुआन एक लंबी और भारी सांस छोड़ता है और फिर कहता है, भले ही ये किड पावरफुल हो गया है लेकिन आखिर में ये अभी भी एक इंसान ही है। इंसानों की अपनी लिमिट्स होती हैं। अगर ये ऐसे ही लगातार लड़ता रहेगा तो देर सवेर इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। जिस पर वह आगे कहता है, इसलिए अभी हम इसका पीछा करते हैं और जब हमें कोई रियल में अच्छी चीज मिलती है तब हम उसे छीन लेंगे। तब तक इसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी और हमारे पास अभी भी 5 लोग हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मिलकर भी इसे हरा ना पाएं। इसके बाद मैं लगातार आगे का रास्ता साफ करता रहता हूँ। जिस पर जब मैं फिर से डार्क साउंड के एक बड़े ग्रुप को खत्म करता हूँ तब मैं पीछे की तरफ देखकर हल्का सा स्मार्क करता हूँ। अब मेरी सेंसेस
आम इंसानों से बहुत आगे जा चुकी होती हैं। मैं काफी पहले ही ली हुआन और उसके लोगों की मौजूदगी महसूस कर चुका होता हूँ और साथ ही उनके दिमाग में क्या चल रहा है यह भी समझ चुका होता हूँ। फिर धीरे धीरे 1 घंटा बीत जाता है, जिस पर मुझे खुद भी याद नहीं रहता कि मैंने कितने डार्क साउंड फॉरेस्ट्स को खत्म किया है। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि ये डार्क साउंड फॉरेस्ट्स उस तरह के मॉन्स्टर नहीं होते जो मुझे एक साथ कई लेवल ऊपर पहुंचा दें, नहीं तो अब तक मैं लगातार कई लेवल ऊपर जा चुका होता। इसके बाद ट्रक मेरे पीछे पीछे चलते हुए एक पत्थर के बड़े प्लेटफॉर्म के सामने आकर रुकता है, जिस पर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पुराने और बेहद कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स बने हुए होते हैं और उनमें से लाल रंग की रोशनी निकल रही होती है, जैसे कि वह खुद जिंदा हो। यह देखकर यान श्योतियान और उसकी बेटी ट्रक से नीचे उतरते हैं और उस प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगते हैं। तभी उन्हें वहां बहुत सारी ऐसी मेटल्स दिखाई देती हैं जिन पर काले रंग की चमक होती है और वह धीरे धीरे लाइट छोड़ रही होती हैं, जिस पर यान श्योतियान तुरंत कहता है, यह किंगकांग मेटल है। यह बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल में से एक है। इसकी क्वालिटी और डेंसिटी ब्लू स्टार पर मौजूद बाकी सभी मटेरियल्स से कहीं ज्यादा है। अगर हम इसे वापस ले जाएं तो विला को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। यह सुनते ही यान नानजी बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करती। वह तुरंत ट्रक का पिछला डोर खोलती है और वर्कर्स को बाहर निकलकर सामान उठाने के लिए कहती है। लेकिन उसी समय अंधेरे के अंदर छिपे हुए लोग भी यह सब देख रहे होते हैं, जिस पर उनमें से एक आदमी धीरे से कहता है, ब्रोदरली, घर के सामने रखी यह काली चीजें बिल्कुल सिंपल नहीं लग रही हैं। क्या अब हमें मूव करना चाहिए? यह सुनकर ली हुआन कुछ देर सोचता है, फिर वह धीरे से सिर हिलाता है और कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी ज्यादा दूर नहीं, फॉग के अंदर से अचानक हंसी की आवाज आने लगती है, जिस पर फॉग के अंदर से 3 आदमी और 2 औरतें स्वैगर करते हुए बाहर आते हैं। उनमें से एक हंसते हुए कहता है, अब तुम्हारे पास ताकत नहीं बची होगी। तुम अकेले हो और हम 5 लोग हैं। तुम हमारा मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। जिसके बाद उन लोगों में से एक पीले बालों वाला आदमी अचानक अपना बॉडी बड़ा करने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर 3 मीटर लंबा हो जाता है। उसका चेहरा भी धीरे धीरे बदलकर एक पिग हेड में बदलने लगता है। वह भारी कदमों से हमारी तरफ चलना शुरू करता है और हर कदम के साथ जमीन पर डल आवाज गूंजती रहती है, जिस पर ब्लड रेड आसमान की रोशनी उसके पिग फेस पर पड़ती है और उसका दबाव और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। यह देखकर मैं सिर्फ ठंडी हंसी हंसता हूँ। अगले ही पल मेरी पीठ के पीछे काले और नीले रंग के बड़े फेदर्स निकल आते हैं, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा होता है। उनके निकलते ही हवा में सिजिल की आवाज गूंजने लगती है और फिर अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाके के साथ वह 3 मीटर लंबा आदमी जमीन पर गिर जाता है, जिस पर उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। बाकी लोग यह देखकर पूरी तरह डर जाते हैं, जिस पर मैं उन्हें देखते हुए धीरे से कहता हूँ, तुम लोग सिर्फ इंसानों को मारना जानते हो, लेकिन अब डार्क टर्मोइल ऑफिशियली शुरू हो चुका है। इसके बाद मैं धीरे से हाथ उठाता हूँ और मेरे पीछे मौजूद काले फेदर्स हल्के से हिलते हैं, जिस पर उनमें से कुछ फेदर्स हवा को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग कुछ समझ भी नहीं पाते कि तभी उन फेदर्स के अंदर भरा हुआ पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट एकदम से फूट पड़ता है, जिस पर सामने खड़े कई लोग चीखते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। उसी समय अंधेरे में छिपे हुए ली हुआन के साथी घबराकर उसकी तरफ देखते हैं, जिस पर उनमें से एक जल्दी से पूछता है, ब्रोदरली, क्या अब हमें कुछ करना चाहिए? हमारा गोल तो जल्दी पूरा होना चाहिए। यह सुनकर ली हुआन की आंखें लगभग बाहर निकलने लगती हैं। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। फिर वह दबी हुई आवाज में कहता है, और क्या करेंगे? तुमने नहीं देखा उसकी ताकत कैसी है? भागो, जल्दी भागो। जिस पर ली हुआन अपनी बात खत्म करते ही पलटकर भागना शुरू कर देता है। पहले वह सोच रहा होता है कि जब मोबेई थक जाएगा तब वह मौका देखकर उसके ऊपर अटैक करेगा और उसका सामान छीन लेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे डार्क साउंड को मारने के बाद भी मोबेई अभी तक इतना पावरफुल रहेगा। वह अब भी उन लोगों को 1 सेकंड में खत्म कर सकता है। जिस पर ली हुआन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है और वह यह कि अगर जिंदा रहना है तो अभी भागना होगा। लेकिन जैसे ही ली हुआन एक कदम आगे बढ़ाता है तभी आसमान से एक फेदर नीचे गिरता है और उनके सामने कई मीटर दूर जमीन में धंस जाता है, जिस पर एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? यह सुनते ही ली हुआन और उसके साथ खड़े सभी लोग वहीं जम जाते हैं। उन सबको ऐसा फील होने लगता है जैसे मौत ने उन्हें सीधे टारगेट कर लिया हो। एक पल में ही ली हुआन की गर्दन पर पसीना आने लगता है। वह ऊपर देखता है और आसमान में मोबेई को देखता है, जो अपनी पीठ के पीछे फैले हुए विशाल काले विंग्स के साथ धीरे धीरे नीचे उतर रहा होता है। उसके पीछे मौजूद वे बड़े ब्लैक फेदर्स लगातार हिल रहे होते हैं, जिस पर उनके हिलने से आसपास की फॉग भी धीरे धीरे हटने लगती है। उस वक्त मोबेई किसी डीमन लॉर्ड से कम नहीं लग रहा होता, जिस पर ली हुआन की आंखें फैल जाती हैं। उसके दिल के अंदर केओस भर जाता है। उसे अब समझ आने लगता है कि शायद वे लोग शुरू से ही किसी ऐसे इंसान के पीछे पड़ गए थे जिससे उन्हें बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि मोबेई ने सिर्फ उन्हें नोटिस ही नहीं किया था, बल्कि काफी पहले से उन पर नजर रखे हुए था। जिस पर ली हुआन के दिमाग में एक सवाल बार बार आने लगता है, वे लोग भी रिटेल फाइटर्स ही हैं?
और मोबेई भी। फिर आखिर मोबेई इतना अलग कैसे हो सकता है? उसने कैसे पहले ही उनकी मौजूदगी महसूस कर ली? क्या रिटेल फाइटर्स के बीच भी इतना बड़ा फर्क होता है? लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि फर्क सच में होता है। एंड मोबेई तो उनसे भी अलग है। उसके शरीर में बाकी लोगों से कहीं ज्यादा पावरफुल जीन्स मौजूद होते हैं, जिस पर उसकी सेंसेस, उसकी ताकत और उसका रिएक्शन बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर मोबेई उन्हें देखते हुए हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, ली हुआन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें भी ऐसी एबिलिटी मिल जाएगी। कंग्रेचुलेशंस। जिस पर ली हुआन बस घबराकर उसकी तरफ देखता रहता है और फिर हकलाते हुए कहता है, बहुत देर हो रही है, मुझे अब वापस जाना है। अगली बार मिलकर बैठते हैं, उस वक्त मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। जिस पर मोबेई के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वह कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? मोबेई को यह सब काफी फनी लगता है। रीबर्थ से पहले यह फॉरबिडन लैंड पहली बार सामने आया था। उस वक्त ली हुआन भी उन पहले लोगों में से था जो इस फॉरबिडन लैंड में एक्सप्लोर करने के लिए आया था, जिस पर इसी मटेरियल्स की बैच की वजह से काओ मेंगलोंग ने एक बहुत ही स्ट्रांग बेस बनाया था। उसका कंडेंसेशन बेस इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि कई रिटेल वॉरियर्स मिलकर भी उसकी डिफेंस नहीं तोड़ पाए थे। ये चीजें अंधेरे में काफी लंबे समय तक गायब रही थीं, लेकिन मोबेई ने नहीं सोचा था कि रिबर्थ के बाद वही प्लॉट फिर से दोबारा होगा। बस इस बार यहाँ के बिल्डिंग मटेरियल्स शायद काओ मेंगलोंग के हाथ नहीं लगने वाले थे। जिस पर ली हुआन जल्दी से कहता है, मेरे पीछे कोई और है। काओ मेंगलोंग मेरा बॉस है और मैं अभी उसी के साथ रहता हूँ। यह कहते हुए ली हुआन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। फिर वह जल्दी से अपना फोन निकालता है और किसी का नंबर डायल करता है, लेकिन उसी पल जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, मोबेई के हाथ का फेदर सीधा उड़कर ली हुआन के माथे के बीचों बीच घुस जाता है। कोई दर्द फील नहीं होता, बस पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि जैसे ही वह फेदर उसके माथे में घुसता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट ली हुआन के पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिस पर ली हुआन का शरीर वहीं का वहीं रुक जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह शॉक और डिसबिलीफ से भरी होती हैं। अगले ही सेकंड में वह वहीं मर जाता है। यह देखकर बाकी लोग पूरी तरह डर जाते हैं, जिस पर वे सब जोर से चिल्लाते हैं और मुड़कर भागने लगते हैं, लेकिन मोबेई उन्हें भागने का मौका बिल्कुल नहीं देता। लगभग उसी पल उसके पीछे मौजूद बिजली वाले फेदर्स एक साथ आगे निकलते हैं, जिस पर बाकी लोग भी ली हुआन की तरह कुछ बोलने का चांस मिलने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जमीन पर गिरे हुए फोन से एक भारी और गुस्से भरी आवाज लगातार आने लगती है। यह काओ मेंगलोंग की आवाज होती है। किसने फोर्थ ब्रदर पर अटैक किया? कौन है वो? उसे वहां की एग्जैक्ट सिचुएशन पता नहीं होती, लेकिन लोगों की चीखें सुनकर वह समझ जाता है कि उसके लोग मारे जा चुके हैं। जिस पर काओ मेंगलोंग और ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है, मैं काओ मेंगलोंग हूँ, जिसने भी मेरे लोगों को हाथ लगाया है, चाहे वो कोई भी हो, वह गया। लेकिन मोबेई उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता, जिस पर काओ मेंगलोंग को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे वह हवा में पंच मार रहा हो। फिर वह कहता है, तेरा घर कहाँ है? एड्रेस बता। कुछ देर की चुप्पी के बाद मोबेई आखिर बोलता है, अब जब उसने सामने वाले के साथ दुश्मनी कर ही ली है तो उसे प्रॉपरली खत्म करना पड़ेगा। मैं 5 स्टार गार्डन के पास वाले अपार्टमेंट में हूँ, अगर हिम्मत है तो यहाँ आ जाना, मैं यहीं वेट करूंगा। जिस पर काओ मेंगलोंग ठंडी आवाज में कहता है, मुझे जानबूझकर प्रोवोक मत कर, तुम्हारा पॉइंट मुझे मिल गया है, जब टाइम मिलेगा मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। इसके बाद मोबेई फोन को हाथ में दबाकर तोड़ देता है और फिर यान शाओतियान और बाकी लोगों के पास वापस आ जाता है। वह सबको रिसोर्सेज उठाकर वापस चलने के लिए कहता है। इतिहास की ओरिजिनल लाइन में मोबेई को लगा था कि उसने उन्हें फॉरबिडन लैंड में लड़ाई के लिए बुलाया है, लेकिन असल में मोबेई को उनकी जरूरत ही नहीं थी। उसने उन्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वे पहले से इस दुनिया को समझ सकें। जिस पर वह उनकी तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम पहले से इस ट्रबल्ड वर्ल्ड को देख सको। इस दुनिया में अगर तुम अपने दुश्मन पर दया दिखाते हो तो वह क्रुएल्टी तुम्हारे खुद के लिए और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए बन जाती है। यह सुनकर दोनों औरतें शॉक में उसकी तरफ देखने लगती हैं। फिर अचानक मोबेई पूछता है, मैंने उन सबको मार दिया, एक भी नहीं छोड़ा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं थोड़ा क्रूअल हूँ? जिस पर यान शाओतियान सिर हिलाता है और सीरियस होकर कहता है, नहीं, उन्होंने पहले हम पर अटैक किया था, अगर हम उनसे कमजोर होते तो शायद हमारा एंड भी अच्छा नहीं होता। यान नानजी भी उसकी बात सुनकर धीरे से सिर हिलाता है। इसके बाद ज्यादा देर नहीं लगती और सारे किंग कांग मटेरियल्स टैंकर पर चढ़ा दिए जाते हैं। फिर सब लोग वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और फॉरबिडन लैंड से बाहर निकलने लगते हैं। वापसी के रास्ते में उन्हें कोई और इंसान नहीं मिलता, लेकिन फॉग के अंदर से बार बार डार्क क्रिएचर्स बाहर आते रहते हैं। वे बिल्कुल गेम डंजन के मॉन्स्टर्स की तरह बार बार सामने आ रहे होते हैं। जिस पर यान नानजी मोबेई को इन डार्क क्रिएचर्स को आसानी से खत्म करते हुए देखकर खुद भी ट्राई करने का सोचता है। फिर वह अपना बॉडी टाइट करता है, उसकी पूरी मसल्स फूल जाती हैं और उसका शरीर अचानक 3 मीटर तक बड़ा हो जाता है। उसके ऊपर का सूट फट जाता है और उसके माथे पर 2 बड़े हॉर्न्स निकल
आते हैं। इसके बाद वह जोर से दहाड़ता है और एक डार्क क्रिएचर की तरफ भागता है, फिर अपने शार्प हॉर्न से उसके बॉडी पर जोरदार अटैक करता है। लेकिन अगले ही पल यान नानजी शॉक हो जाता है, क्योंकि डार्क क्रिएचर को ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, जिस पर वह जल्दी से उसके सिर पर पंच मारता है। लेकिन वह फास्ट होता है और डार्क क्रीचर उससे भी ज्यादा फास्ट निकलता है। अगले ही सेकंड वह अपना हाथ घुमाकर यान नानजी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिस पर यान नानजी सीधे पीछे की तरफ उड़ जाता है। ड्राइवर सीट पर बैठा यान श्याओतियान यह देखकर अपना मुंह खोलकर रह जाता है। उसका पूरा बॉडी सुन्न पड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके पिता को एक डार्क क्रिएटर ने थप्पड़ मार दिया। लेकिन मोबेई के लिए यह कोई सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि यान नानजी हमेशा से एक रिच आदमी रहा है। उसे कभी लड़ाई करना नहीं आया और अभी अभी उसे ये पावर मिली है, इसलिए वह अभी तक इस ताकत के साथ प्रॉपरली अडेप्ट भी नहीं कर पाया है। शुरू में मोबेई उन दो डार्क क्रिएचर्स को खुद खत्म करना चाहता है, लेकिन यान नानजी उसे मना कर देता है। काफी मुश्किल से दो डार्क क्रिएचर्स को खत्म करने के बाद जब यान नानजी वापस गाड़ी में आता है, तब उसकी हालत आधी जान निकलने जैसी हो चुकी होती है, जिस पर वह मोबेई की तरफ देखकर कहता है, मोबेई, मैं तुमसे बहुत कम हूँ। मुझे लगा था कि ये डार्क क्रिएचर्स कुछ खास नहीं होंगे, लेकिन अब तो मैंने खुद जोक बनवा लिया। यह कहते हुए वह थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि डार्क क्रिएचर्स की असली ताकत देखने के बाद उसे अब जाकर समझ आता है कि मोबेई कितना ज्यादा स्ट्रांग है। एक इंसान होकर भी वह 6 डार्क क्रिएचर्स को 1 सेकंड में खत्म कर देता है, लेकिन मोबेई बस उसकी बात सुनकर चुप रहता है। इसके बाद ज्यादा देर नहीं लगती और उनकी गाड़ी आराम से फॉरबिडन एरिया से बाहर निकल जाती है। फिर वे लोग वापस विला पहुंच जाते हैं, जिस पर यान नानजी वर्कर्स को नीचे उतरकर सामान अनलोड करने के लिए कहता है। सामान नीचे उतारा जाता है और साथ ही लोगों को लगाकर वज्र इंस्टॉल करने की तैयारी भी शुरू कर दी जाती है। विला को एक डूम्सडे फोर्ट्रेस में बदलना था, ताकि उनके पास एक और सेफ्टी हो। फॉरबिडन लैंड से रिसोर्सेज मिल चुके थे, अब उन्हें बाकी सप्लाईज भी जमा करनी थी, जिस पर यान नानजी भी सिर हिलाकर कहता है, सिर्फ खाना ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें जमा करनी होंगी, जैसे सिगरेट्स, टूल्स, टेंट्स और बाकी का सामान। जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना बेहतर रहेगा। जिस पर मोबे भी समझाता है कि एंड टाइम में सिर्फ फूड ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बाकी रिसोर्सेज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ प्रिजन्स में सिगरेट्स बहुत काम आती हैं। अगर किसी के पास सिगरेट्स हों तो वह पूरे प्रिजन में रूल कर सकता है, और अब बाहर की दुनिया में भी वही होने वाला है। जिस पर यान नानजी कहता है, मोबेई, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मोबेई उसे मना नहीं करता। फिर कुछ वर्कर्स को साथ लेकर वह और यान श्याओतियान वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। बड़ी ट्रक को दूर जाते हुए देखकर यान नन की आंखों में अलग ही एक्सप्रेशन होता है। उसे साफ फील होता है कि अगर मोबेई का सपोर्ट ना होता तो उनकी जिंदगी बहुत जल्दी बदल जाती। शायद वे खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। विला से निकलने के बाद मोबेई गाड़ी को दारू की तरफ ले जाता है। यह सबसे बड़ा मटेरियल वेयरहाउस था और यह जगह भी तियानसेंग ग्रुप की ही प्रॉपर्टी होती है। शुरू में मोबेई यहाँ आकर कुछ रिसोर्सेज लेना चाहता था, लेकिन रास्ता काफी लंबा था, इसलिए उसने पहले इसे छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ती है, अचानक रास्ते में एक डरावनी सी बूढ़ी औरत सामने आ जाती है। वह सीधा ट्रक के आगे लेट जाती है और जमीन पर गिरकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे किसी ने मुझे मार दिया, सब लोग देखो, मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए। कैबिन में बैठा यान श्याओतियान यह देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वह कहता है, क्या मैं नीचे उतरकर इसे हैंडल करूं? लेकिन मोबेई सीधा कहता है, नहीं। इसके बाद वह एक्सेलरेटर पर पैर रख देता है। ट्रक जोर से गरजती है और सीधा उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ जाती है, जिस पर वह बूढ़ी औरत एकदम डर जाती है और तुरंत रास्ते से हट जाती है। इस छोटे से इंसिडेंट के बाद मोबेई और बाकी लोग सक्सेसफुली वेयरहाउस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वेयरहाउस के बाहर पहुंचकर वे देखते हैं कि गेट के पास का सिक्योरिटी रूम पूरी तरह खाली पड़ा है और जो आयरन गेट पहले बंद थी वह बुरी तरह मुड़ी हुई होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने उसे फोर्स से तोड़ दिया हो। जिस पर यान श्याओतियान धीरे से कहता है, लगता है कोई हमसे पहले यहाँ आ चुका है। मोबेई सिर हिलाता है और दोनों अंदर की तरफ बढ़ते हैं। वेयरहाउस के अंदर जाकर वे देखते हैं कि जो शेल्व्स पहले सामान से भरी हुई थीं, अब पूरी तरह खाली पड़ी हैं। पूरा बड़ा वेयरहाउस लगभग साफ हो चुका होता है, लेकिन सामने अभी भी दो लोग एक बहुत बड़ा कंटेनर उठाकर ले जा रहे होते हैं। ये कंटेनर बिल्कुल पोर्ट वाले बड़े टिन बॉक्स जैसा होता है। नॉर्मली इसे उठाने के लिए क्रेन चाहिए होती है, लेकिन सामने खड़े वे दोनों लोग उसे एक आगे और एक पीछे से पकड़कर आसानी से उठा रहे होते हैं, जिस पर साफ पता चल रहा होता है कि वे आम इंसान नहीं हैं। अचानक मोबेई और यान श्याओतियान को देखकर वे दोनों कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। फिर उनमें से एक पूछता है, क्या तुम लोग बॉस काओ ने हेल्प के लिए भेजे हैं? जिस पर मोबेई सीधा कहता है, तुम काओ मेंगलोंग की बात कर रहे हो। यह सुनते ही मोबेई को खुद भी थोड़ा सरप्राइज होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी काओ मेंगलोंग के लोग मिल जाएंगे। अब साफ था कि यहाँ का सारा सामान भी उसी ने पहले उठवा लिया था, जिस पर वे दोनों भी समझ जाते हैं कि मोबेई उनके लोग नहीं है। अगले ही पल वे कंटेनर को नीचे रख देते हैं। भारी कंटेनर जमीन पर गिरता है और एक जोर की आवाज आती है। इसके बाद दोनों सीधे बैटल मोड में आ जाते हैं। सामने खड़े एक आदमी के सिर पर बालों वाले बड़े कान निकल आते हैं और उसके मुंह के दोनों तरफ लंबे दांत बाहर आने लगते हैं,
जबकि दूसरा आदमी अचानक बहुत बड़ा हो जाता है और उसका शरीर एक चलते हुए मीट माउंटेन जैसा लगने लगता है। ड्रैगन किंगडम में ज्यादातर लोग पोर्क खाते हैं, इसलिए डार्क टर्मोइल आने के बाद बहुत सारे लोग पिग टाइप रिटेल वॉरियर बन जाते हैं और सामने वाला आदमी भी उन्हीं में से एक होता है। उसकी डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही होती है, लेकिन मोबेई को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सीधा कहता है, मुझे काओ मेंगलोंग का एड्रेस बता दो। हालांकि काओ मेंगलोंग पहले ही उसे बेस का एड्रेस बता चुका होता है, लेकिन कंफर्म करना जरूरी था, जिस पर सामने वाला आदमी हंसने लगता है। बॉस, काओ का एड्रेस जानना है, पहले मेरे साथ लड़ो, आज मैं तुम्हें अपना सुपर पावर दिखाऊंगा। यह कहते हुए वह भारी कदमों से मोबेई की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि यान शाओतियान पहले भी मोबेई की ताकत देख चुका था, लेकिन इस हालत में वह फिर भी थोड़ा नर्वस हो जाता है। लेकिन मोबेई बस सिर हिलाता है। अगले ही पल उसकी पीठ के पीछे काले फेदर्स निकल आते हैं। फिर उनमें से एक फेदर तेजी से आगे उड़ता है। सिर्फ एक श्श की आवाज आती है और वह फेदर सीधा उस मीट माउंटेन के शरीर को पार कर जाता है, जिस पर उसके अंदर भरा हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। अगले ही सेकंड सामने खड़ा हुआ आदमी जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। वह वहीं मर जाता है। ये सब होने के बाद भी मोबेई के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। वह बिल्कुल काम रहता है। फिर वह दूसरे आदमी की तरफ देखता है और कहता है, अब बता, काओ मेंगलोंग कहाँ है? यह देखकर दूसरा आदमी पूरी तरह डर जाता है। मुझे मत मारो, मैं बता दूंगा, तुम्हें जो जानना है मैं सब बता दूंगा। डर के मारे उसके पैरों के नीचे से पैल येलो लिक्विड धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगता है और वहां बदबू फैल जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि सामने खड़ा यह इंसान आखिर है क्या, जिस पर वह जल्दी से कहता है, 5 स्टार गार्डन के पास नेबुला अपार्टमेंट, रूम 288। ये सुनकर मोबेई अपना दायां हाथ उठाता है और एक फेदर निकाल लेता है। फिर वह उसे ऐसे ही आगे फेंक देता है। वह फेदर सीधा उड़कर सामने वाले आदमी के माथे में घुस जाता है, जिस पर उसकी आंखें गोल हो जाती हैं और अगले ही पल वह वहीं मर जाता है। फिर मोबेई मुड़ता है और कहता है, चलो 5 स्टार गार्डन चलते हैं। वह अपना ब्लैक रेनकोट समेटता है और यान शाओतियान से चलने के लिए कहता है, जिस पर यान शाओतियान बस खाली नजरों से सिर हिलाता है और चुपचाप मोबेई के पीछे चलने लगता है। उसके सामने खड़ा यह लड़का जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग लगता है। उसके पीछे चलते हुए चाहे पहाड़ चढ़ना हो या आग में जाना हो, उसे किसी बात का डर फील नहीं होता। भले ही उसे पता होता है कि मोबेई अब सीधा काओ मेंगलोंग के अड्डे पर जाने वाला है, लेकिन उसके दिल में बिल्कुल भी डर नहीं होता। इसके बाद दोनों वेयरहाउस से बाहर निकलते हैं और वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। नेविगेशन लगाने के बाद वे वहां से निकल जाते हैं। अच्छी बात यह होती है कि अभी डार्क टर्मोइल की शुरुआत ही हुई होती है, इसलिए नेटवर्क पर ज्यादा असर नहीं पड़ा होता और वह अभी भी नॉर्मली काम कर रहा होता है। 5 स्टार गार्डन भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होता, जिस पर आधे घंटे से भी कम टाइम में वे वहां पहुंच जाते हैं। रास्ते में मोबेई और यान शाओतियान कई सुपरमार्केट्स और मॉल से धुआं निकलता हुआ देखते हैं। कहीं कहीं लड़ाई की आवाजें भी सुनाई देती हैं, लेकिन मोबेई इन सब पर ध्यान नहीं देता। उसके लिए अभी सबसे जरूरी चीज काओ मेंगलोंग को खत्म करना होता है। जैसे ही वे 5 स्टार गार्डन पहुंचते हैं, मोबेई गाड़ी रोकता है। तभी सामने वाले अपार्टमेंट से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर आता है। उसने जैकेट पहन रखी होती है, जिस पर स्नो वुल्फ बना होता है। उसके पीछे उसके कई छोटे भाई भी बाहर निकलते हैं, जिस पर वह आदमी मोबेई को देखकर कहता है, तुम मोबेई हो? मोबेई भी उसकी तरफ देखकर पूछता है, तुम काओ मेंगलोंग हो? आवाज सुनते ही काओ मेंगलोंग तुरंत मोबेई को पहचान लेता है। यही वह आदमी होता है जिसने उसके 5 लोगों को मार दिया था। शुरू में उसे लगा था कि मोबेई बस बातें कर रहा है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह सच में खुद उसके सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मोबेई के साथ सिर्फ 2 लोग होते हैं, जबकि काओ मेंगलोंग की तरफ 8 लोग खड़े होते हैं और सभी रिटेल वॉरियर्स होते हैं। जिस पर काओ मेंगलोंग गुस्से में चिल्लाता है, इस बैस्टर्ड को खत्म कर दो, जो इसे सबसे पहले मारेगा उसे मैं 3 कैनेट बीफ दूंगा। यह सुनते ही उसके पीछे खड़े लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आंखों में लालच और गुस्सा दोनों आ जाता है। अगले ही पल सभी लोग एक साथ अपनी पावर एक्टिवेट कर देते हैं, जिस पर उनके शरीर पर पिग, डॉग, काऊ, बकी और शीप जैसे फीचर्स दिखने लगते हैं। यह देखकर यान शाओतियान थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर वह धीरे से पूछता है, मोबेई, हम सच में ठीक रहेंगे ना? हालांकि उसने पहले भी मोबेई की ताकत देखी थी, लेकिन सामने खड़े इतने सारे रिटेल वॉरियर्स को देखकर उसका दिल फिर भी घबराने लगता है। लेकिन मोबेई उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वह सिर्फ काओ मेंगलोंग को देखता रहता है। वह उसके शरीर को ध्यान से देख रहा होता है, जैसे वह सोच रहा हो कि अगर यह भागने की कोशिश करेगा तो किस तरफ जाएगा। लेकिन काओ मेंगलोंग को मोबेई की यह चुप्पी डर की निशानी लगती है, जिस पर वह जोर से हंसता है और अगले ही सेकंड मोबेई की तरफ भागता है। फिर वह अपनी पूरी ताकत से एक पंच मोबेई पर मारता है, लेकिन मोबेई पीछे नहीं हटता। वह भी उसी वक्त अपना पंच आगे करता है। दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, जिस पर जोरदार आवाज होती है और उनके हाथों के बीच से स्पार्क्स निकलते हैं, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटता। इसी वक्त काओ मेंगलोंग के दोनों हाथों पर फिश स्केल्स जैसा आर्मर बन जाता है। फिर वह हंसते हुए कहता है, मेरी एबिलिटी फिश आर्मर है, मैं अपने हाथों पर यह आर्मर बना सकता हूँ। मोबेई फिर भी कुछ नहीं बोलता। यह देखकर पीछे खड़े छोटे
छोटे भाई और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बॉस काओ बहुत स्ट्रांग है, ये बैस्टर्ड ज्यादा देर नहीं टिकेगा, लगता है हमें लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यान शाओतियान यह सब सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी मो बेई के कंधे पर बहता हुआ खून अचानक इकट्ठा होने लगता है, जिस पर अगले ही पल उसके कंधे पर एक अजीब इलेक्ट्रिक फिश का सिर बन जाता है। उसकी आंखों से हल्की रोशनी निकल रही होती है और उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है। फिर वह सीधा काओ मेंगलोंग के हाथ की तरफ बढ़ता है। काओ मेंगलोंग को बिल्कुल भरोसा होता है कि उसका आर्मर उसे बचा लेगा। उसे लगता है कि सामने वाला उसके डिफेंस को तोड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड उस फिश हेड के तेज दांत उसके आर्मर को ऐसे चीर देते हैं जैसे वह कुछ था ही नहीं, जिस पर वह सीधा काओ मेंगलोंग के हाथ के अंदर घुस जाता है। फिर उसके बाद एक बहुत ही तेज सक्शन शुरू हो जाती है। काओ मेंगलोंग का खून तेजी से बाहर निकलने लगता है। यह फील होते ही काओ मेंगलोंग पहली बार सच में डर जाता है। उसे समझ आता है कि मो बेई बिल्कुल सिंपल इंसान नहीं है। वह पीछे हटना चाहता है, लेकिन मो बेई दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़ लेता है, जिस पर काओ मेंगलोंग का खून लगातार बाहर निकलता रहता है। उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगता है, उसका पूरा शरीर कमजोर होने लगता है, और दूसरी तरफ मो बेई को फील होता है कि उसके शरीर की ताकत वापस आ रही है। उसके कंधे पर बना वो फिश हेड भी और ज्यादा बड़ा और लाल हो जाता है। कुछ ही देर में काओ मेंगलोंग के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं बचता, जिस पर उसका शरीर सूखकर एकदम पतला हो जाता है और वह वहीं गिर जाता है। यह देखकर यान शाओतियान पूरी तरह शॉक में खड़ा रह जाता है। उसके सामने कुछ सेकंड्स पहले तक जिंदा खड़ा काओ मेंगलोंग अब एक सूखी हुई बॉडी बन चुका होता है, और पीछे खड़े बाकी छोटे भाई भी यह देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। अभी कुछ देर पहले तक उनका बॉस बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगले ही पल वह इस हालत में पहुंच गया। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, जिस पर उनमें से एक जोर से चिल्लाता है, भागो। अगले ही पल बाकी सभी लोग पीछे मुड़कर भागने लगते हैं, लेकिन मो बेई के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। उसकी पीठ के पीछे फिर से ब्लैक फेदर्स निकल आते हैं, और काओ मेंगलोंग का खून एब्जॉर्ब करने के बाद उन फेदर्स पर कुछ लाल लाइंस भी दिखाई देने लगती हैं। फिर अगले ही पल सारे फेदर्स एक साथ हवा में उठते हैं, और उसके बाद वे सीधा भागते हुए लोगों की तरफ उड़ जाते हैं, जिस पर एक के बाद एक लोग वहीं गिरने लगते हैं। पूरी लड़ाई एक तरफा हो जाती है। ज्यादा देर नहीं लगती और मो बेई आराम से सबको खत्म कर देता है, जिस पर यान शाओतियान बस वहीं खड़ा रह जाता है और सामने फैली हुई खून की स्मेल को चुपचाप फील करता रहता है। उसकी नाक में इतनी भयानक बदबू जाती है जिसे फील करके उसे तुरंत उल्टी करने का मन होने लगता है, लेकिन यान शाओतियान बहुत अच्छे से जानता है कि ऐसे खराब टाइम में इस तरह की चीजें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, जिस पर यानली यह सब देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, और वहीं मो बेई भी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि यान शाओतियान जैसा इतना बड़ा और स्ट्रांग इंसान भी ये सब सह लेता है। जिस पर मो बेई कहता है, पहले इसे सॉल्व करते हैं, सप्लाईज शायद अपार्टमेंट के अंदर ही होंगी, सबको कार से बाहर निकालो और ऐसा दिखाओ जैसे हम लोग किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। यह सुनकर यान शाओतियान सिर हिलाता है और फिर कार का पीछे वाला कंपार्टमेंट खोल देता है, जिसके बाद जब सभी लोग अपार्टमेंट के अंदर पहुंचते हैं तब उन्हें काओ मेंगलोंग और उसके लोगों के द्वारा जमा किया गया बहुत सारा सामान दिखाई देता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुशी से पागल होने लगते हैं, जिस पर सभी लोग बहुत सावधानी से हर सामान को उठाना शुरू करते हैं, कोई भी चीज खराब न हो जाए। इस वजह से हर फूड आइटम और डेली जरूरत की चीज को एक एक करके बहुत ध्यान से बाहर लाया जाता है। हालांकि यह सब सिर्फ खाने पीने और रोजमर्रा के सामान होते हैं, लेकिन इस टाइम पर इनकी कीमत गोल्ड और डायमंड से भी ज्यादा होती है। इसके बाद ताकि कुछ भी गलत न हो, मो बेई खुद उन सामानों को ट्रक तक पहुंचाने का काम देखने लगता है, लेकिन तभी जब सभी लोग सामान लेकर वापस जा रहे होते हैं तभी अचानक एक एक्सीडेंट जैसा सीन सामने आता है। एक बहुत बड़ा हाथ अचानक ट्रक के सामने आकर उसे रोक देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वह एक प्लेन क्लॉथ्स वाइल्ड डॉग होता है। उसके पूरे शरीर पर ऐसे बाल होते हैं जैसे हजारों नुकीली सुइयां लगी हों। उसके मोटे और ताकतवर पैर जमीन को पकड़कर आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, और वह पूरे ट्रक का रास्ता रोककर खड़ा रहता है, जिस पर उसका भद्दा और खतरनाक हाथ सीधे मो बेई की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन मो बेई एक भी बेकार बात नहीं करता, जिस पर वह तुरंत कार का डोर खोलता है और नीचे उतर जाता है। लेकिन जैसे ही मो बेई नीचे उतरता है तभी दोनों तरफ की गलियों से एक के बाद एक और बड़े बड़े हाथ बाहर आने लगते हैं। देखते ही देखते वहां कुल 8 ऐसे मॉन्स्टर खड़े हो जाते हैं। वे सभी ग्रीन कपड़ों में होते हैं, लेकिन उनके शरीर किसी इंसान जैसे नहीं बल्कि जानवरों जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे शहर में मौजूद अलग अलग पेट्स म्यूटेट होकर इन मॉन्स्टर्स में बदल गए हों, और फिर वे सभी मिलकर मो बेई को ग्रुप में घेरने की कोशिश करते हैं, जिस पर मो बेई की पीठ के पीछे अचानक काले रंग के बड़े बड़े फेदर्स निकलने लगते हैं, जिसके बाद उसका पूरा शरीर हवा में ऊपर उठ जाता है, और फिर उसकी पीठ से निकले हुए उन फेदर्स की जड़ें अचानक एक्सप्लोड करती हैं, और अगले ही पल वे सीधे उन मॉन्स्टर्स के शरीर में घुस जाती हैं, जिस पर हवा में खड़ा मो बेई अपने फेदर्स को फैलाता है और फिर उनसे एक बेहद तेज और खतरनाक अटैक करता है, जिसे देखकर साफ दिखाई देता है कि उन मॉन्स्टर्स के शरीर तेजी से सूखने लगते हैं। उनके अंदर का खून, ताकत और लाइफ फोर्स पल भर में खिंचने लगती है, और कुछ ही सेकंड के अंदर
वे सभी जमीन पर गिर जाते हैं। जिस पर दूसरी तरफ मोबेई को ऐसा फील होने लगता है जैसे उसका पूरा शरीर फिर से ताकत से भर गया हो, जैसे उसने अब तक जो भी एनर्जी खर्च की थी वह सब वापस आ गई हो और उसका शरीर फिर से अपनी पीक कंडीशन में पहुंच गया हो। इसके बाद मोबेई उन मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी के पास जाता है और फिर अपने हाथों से उनके शरीर को चेक करने लगता है। कुछ देर बाद उसे उनके अंदर से कुछ ट्रांसपेरेंट गोल्डन क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिस पर मोबेई समझ जाता है कि ये उन्हीं मॉन्स्टर्स के गोल्डन कोर हैं। इनमें उनकी ताकत का सोर्स जमा होता है। अगर कोई इन्हें एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी अपनी ताकत भी बढ़ सकती है, लेकिन आम लोगों को इन्हें एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी स्टील को धीरे धीरे मेल्ट किया जाता है। उन्हें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन मोबेई अलग होता है, जिस पर उसके हाथ की हथेली में एक अजीब सी डार्क ब्रेथ दिखाई देने लगती है और फिर वह उन गोल्डन कोर को सीधे निगल लेता है। अगले ही पल एक बेहद प्योर एनर्जी उसके शरीर के अंदर जाने लगती है, जिसके बाद उसका लेवल अचानक बदल जाता है। नेम मोबेई, लेवल 3, ब्लड लाइन लेवल 5, जीन सीक्वेंस नंबर 9527। यह देखकर मोबेई तुरंत सिस्टम इंटरफेस खोलता है और फिर वह देखता है कि उसका लेवल सीधे लेवल 3 तक पहुंच गया है। लेकिन उसे एक चीज समझ नहीं आती, यह ब्लड लाइन लेवल आखिर होता क्या है और उसका ब्लड लाइन लेवल अभी 5 क्यों है। जिस पर वह कुछ देर तक इसके बारे में सोचता है, लेकिन फिर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद वह वापस कार में बैठता है और फिर यान शाओतियान के साथ मिलकर बार बार सप्लाईज लाने लगता है। ऐसे करते करते वे लोग कुल 6 बार आना जाना करते हैं और आखिर में विला का वेयर हाउस लगभग पूरा भर जाता है। यह सब देखकर यान नानजी और बाकी सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन सामानों के साथ वे लोग सिर्फ जिंदा ही नहीं रह सकते बल्कि बहुत अच्छे से सर्वाइव भी कर सकते हैं। जिस पर यान नानजी मुस्कुराते हुए कहता है, मोबेई, इन सप्लाईज के साथ हम लोग आराम से 2 या 3 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। अभी तो हमें किसी चीज की कमी भी नहीं है। लेकिन यह सुनकर मोबेई सिर हिलाता है, क्योंकि उसके हिसाब से सप्लाईज जैसी चीज कभी ज्यादा नहीं होती और वैसे भी इन सामानों के लिए उसके पास अपना अलग प्लान होता है। जिस पर वह मन ही मन सोचता है कि उसे कम से कम 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर मौजूद हर वेयर हाउस और हर शॉपिंग मॉल का सामान अपने पास जमा करना है। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा और जितना हो सके उतनी सप्लाईज इकट्ठा करेगा। इसके बाद शाम होते होते और फिर सनसेट के बाद मोबेई आसपास के लगभग हर वेयर हाउस और शॉपिंग मॉल को लूट चुका होता है। और जहां तक बाकी लोगों की लाइफ और डेथ का सवाल होता है, तो सच कहें तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में अब हर इंसान को सिर्फ अपने बारे में सोचना पड़ता है और मोबेई भी यही करता है। रात होने के बाद बाहर का माहौल अभी भी खतरनाक बना रहता है। सभी लोग जानते हैं कि दोबारा बारिश होने के बाद बाहर निकलना मौत को बुलाने जैसा होगा, जिस पर सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर छिपे रहते हैं। लेकिन मोबेई की विला बाकी सबसे अलग होती है। वहां चारों तरफ लाइट्स जल रही होती हैं और धीरे धीरे बारबेक्यू की खुशबू पूरे एरिया में फैलने लगती है, क्योंकि मोबेई की देखरेख में वहां एक शानदार डूम्सडे बारबेक्यू पार्टी तैयार की जा रही होती है, जिस पर बारबेक्यू की खुशबू धीरे धीरे पूरी विला एरिया में फैलने लगती है और बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। और फिर कुछ ही देर बाद एक बिना बुलाया हुआ आदमी विला के बाहर आ जाता है। वह एक सूट पहना हुआ मिडिल एज्ड आदमी होता है, जो बाहर खड़े होकर कहता है, सर, मैंने पूरे दिन से कुछ गर्म नहीं खाया है, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? मैं आपसे भीख मांगता हूँ। जिस पर उस आदमी को देखते ही यान नानजी अचानक मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वह आदमी उसका पुराना राइवल होता है। उसकी रॉयल ग्रुप बस थोड़ा सा ही पीछे थी यान नानजी की तियानसिंग ग्रुप से। और जब यान नानजी ने पहले मोबेई से उस डार्क केओस के बारे में सुना था, तब उसने यह सोचकर कि चाहे बात सच हो या झूठ, पहले से तैयारी करना ज्यादा सही रहेगा, तुरंत अपनी विला को मजबूत करना शुरू कर दिया था। जिस पर उसने अपने लोगों को बाहर भेजकर बहुत सारी खरीदारी भी करवाई थी। वह बड़े स्केल पर फूड खरीद रहा होता है, लेकिन तभी यह आदमी उससे टकरा जाता है और फिर उसे टॉन्ट करने लगता है। वह कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। व्हाइट प्रेसिडेंट कंपनी जाकर पूरा सिचुएशन हैंडल करने की जगह यहाँ आकर सप्लाईज जमा कर रहा है। जिस पर हुआंग जियानमिन कहता है, बॉस हुआंग, आपको याद होगा जब मैं सप्लाईज जमा कर रहा था तब आपने मुझे देखकर हंसते हुए कहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन अब मैं सच में भूख से मरने वाला हूँ। सर, पुरानी बातों को भूल जाइए। रॉयल ग्रुप का प्रेसिडेंट होकर भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। जिस पर यान नानजी कहता है, यहाँ मजाक मत करो, मेरे पास सच में कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं है। यह सुनकर हुआंग जियानमिन जल्दी से कहता है, ऐसा मत कहिए कि आपका खाना खत्म हो गया है। मैं आपका सामान फ्री में नहीं लूंगा, मैं उसके बदले में कुछ दे सकता हूँ। जिस पर हुआंग जियानमिन अपनी वॉच उतारकर यान नानजी की तरफ बढ़ाता है, लेकिन यान नानजी उसे देखकर कहता है, बॉस हुआंग, आपको भी पता होना चाहिए कि इस दुनिया में एक्सपेंसिव वॉचेस की कोई वैल्यू नहीं बची है। यह सुनकर हुआंग जियानमिन जल्दी से कहता है, मेरे गैराज में अभी भी टॉप लग्जरी कार्स और सुपर कार्स हैं, मैं आपको सब दे दूंगा। जिस पर यान नानजी मोबेई की तरफ देखता है और फिर कहता है, मोबेई, ये सारी सप्लाईज तुमने लाई हैं, अब तुम ही बताओ कि क्या करना है। जिस पर मोबेई हल्का सा हंसता है और फिर कहता है, बॉसियन, आप क्या सोचते हो? यह सुनकर यान नानजी बिना कुछ सोचे सीधा कह देता है, तो फिर कुछ मत दो। जिस पर वह दोबारा हुआंग जियानमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम अभी भी इंसान नहीं बने, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ मरता हुआ देखूं? उसी समय
समय वहां बाकी जगहों के कुछ और बॉसेस भी आ जाते हैं। वे सभी बाहर खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं। उन सबके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है, जिस पर उनमें से एक कहता है, हम सब इंसान हैं, तुम लोग इतने कोल्ड और डेंजरस कैसे हो सकते हो। यह सुनते ही यान नांजी के पूरे शरीर की मसल्स अचानक फूलने लगती हैं और अगले ही पल वह एक बहुत बड़े मस्कुलर बुलहेड में बदल जाता है। उसकी नाक से गर्म हवा निकलती है और फिर वह एक जोरदार रोर करता है। उसकी आवाज इतनी खतरनाक होती है कि वहां मौजूद सभी लोगों के कान लगभग फटने लगते हैं, जिस पर कोई भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। फिर यान नांजी उन सबकी तरफ देखकर कहता है, अब बोलो, तुम में से कौन है जो मेरे सामने खड़े होकर दोबारा यह बात कहेगा। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग तुरंत चुप हो जाते हैं और फिर डरकर वहां से चले जाते हैं, जिस पर यान नांजी अचानक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, मैं यान नांजी 0 से यहाँ तक पहुंचा हूँ। यहाँ मौजूद ज्यादातर रिच लोग और बिजनेसमैन जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब मुझे दबाने की कोशिश करते थे, मेरी कंपनी को ऑलमोस्ट जबरदस्ती खरीदने वाले थे। फिर वह हल्का सा हंसता है और कहता है, आज उन्हें इस हालत में देखकर सच में बहुत राहत मिलती है। जिस पर मोबेई बस हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि वह इस फीलिंग को कुछ हद तक समझ सकता है। इसके बाद यह छोटा सा सीन खत्म हो जाता है और फिर बारबेक्यू पार्टी दोबारा शुरू हो जाती है। सभी लोग मुश्किल से मिले इस खाने का टेस्ट आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोबेई जल्दी ऊपर अपने रूम में चला जाता है, जहां वह बेड पर लेटकर अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखता है और फिर आगे की प्लानिंग के बारे में सोचने लगता है, जिस पर वह समझ जाता है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ाए। उसी समय विला के कोर्टयार्ड में बाकी सभी लोग अभी भी बारबेक्यू खा रहे होते हैं। तभी यान नांजी धीरे धीरे चलते हुए यान शाओतियान के पास आता है। फिर वह उसके पास बैठकर कहता है, शाओतियान, सच सच अपने डैड को बताओ, तुम्हारे मन में मोबेई को लेकर कुछ फीलिंग्स हैं क्या। यह सुनते ही यान शाओतियान का चेहरा लाल हो जाता है। वह तुरंत अपना सिर नीचे कर लेती है और धीरे से कहती है, डैड, आप कैसी बातें कर रहे हो। जिस पर यान नांजी हंसते हुए कहता है, क्या तुम मोबेई में इंटरेस्टेड हो। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, मुझे तो ये लड़का बहुत अच्छा लगता है। वह स्ट्रांग भी है और स्मार्ट भी। अगर तुम्हें भी वह पसंद है तो जल्दी से बात आगे बढ़ाओ। यह सुनकर यान शाओतियान और भी ज्यादा शर्माने लगती है। वह धीरे से कहती है, असल में मुझे भी मोबेई थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसके इतना बोलते ही यान नांजी उसे हल्का सा धक्का देता है और फिर विला की तरफ भेज देता है, जिस पर वह कहता है, तो फिर जल्दी जाओ, जाकर मोबेई के रूम में जाओ और जल्दी से रिलेशनशिप फिक्स करो। यह सुनकर यान शाओतियान के चेहरे पर कंफ्यूजन आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी ठीक उसी समय विला के बाहर एक कैडिलैक आकर रुकती है और फिर उसमें से एक येलो हेयर वाला लड़का बाहर निकलता है, जिस पर जैसे ही यान शाओतियान उसे देखती है उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है और दूसरी तरफ यान नानाजी का चेहरा भी धीरे धीरे डार्क होने लगता है, क्योंकि वह लड़का ली चिंगशान होता है, जो हमेशा से यान शाओतियान के पीछे पड़ा हुआ होता है। फिर ली चिंगशान हंसते हुए कहता है, अंकल यान, आप भी यहाँ हो, बहुत अच्छा हुआ। अब मैं एक रियल वॉरियर बन चुका हूँ। मैं इस बार शाओतियान को प्रपोज करने आया हूँ। अब मैं आपकी प्रेशियस बेटी के लायक हूँ। लेकिन उसे यान नांजी के चेहरे की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर वह अपनी कार का पीछे वाला बॉक्स खोलता है और उसमें से कुछ पुराने और एक्सपायर्ड कैनेड फूड बाहर निकालता है। फिर वह उन कैंस को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अंकल यान, शाओतियान, ये फूड रख लीजिए, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझिए। फिर वह घमंड से कहता है, 30 ईयर कॉन्ट्रैक्ट और 30 साल की मेहनत के बाद अब मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा। यह सुनकर यान शाओतियान अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो जाती हैं, लेकिन वह इमोशनल नहीं होती, बल्कि उसे बहुत शर्मिंदगी फील होती है कि ऐसा इंसान उसे पसंद करता है। जिस पर यान नांजी यान शाओतियान के सामने खड़ा हो जाता है और फिर ली चिंगशान की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, शांत रहो। लेकिन ली चिंगशान हंसते हुए कहता है, अब मैं एक हाई लेवल वॉरियर हूँ। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो मुझे मारकर देख लीजिए। मैं आपको 3 पंच मारने का मौका देता हूँ। यह सुनते ही यान नांजी का गुस्सा पूरी तरह फट जाता है। अगले ही पल उसका शरीर फिर से बदलने लगता है और वह एक 3 मीटर लंबे मसलर बुलहेड में बदल जाता है। फिर वह दांत भींचते हुए कहता है, अगर तुम मेरे 3 पंच झेल गए तो मैं शाओतियान की शादी तुमसे कर दूंगा। यह देखकर ली चिंगशान भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत दिखाते हुए कहता है, ठीक है, जैसा आपने कहा, अगर मैं आपके 3 पंच झेल गया तो शाओतियान मेरी होगी। जिस पर यान नांजी उसे घूरते हुए एक एक शब्द बोलता है, मैं कोई सिविलाइज्ड आदमी नहीं हूँ और मैं जेंटलमैन बनने का नाटक भी नहीं करता। लेकिन तभी ली चिंगशान पीछे हटने लगता है और फिर कहता है, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन अंकल यान, मैं शाओतियान को बहुत अच्छे से रखूंगा। आखिर वह सिर्फ एक नॉर्मल लड़की है, अगर वह मेरे साथ रहेगी तो उसे कभी तकलीफ नहीं होगी। यह सुनते ही यान नांजी पूरी तरह भड़क जाता है, जिस पर वह तुरंत पास में रखा बारबेक्यू ग्रिल उठा लेता है। जिस पर यान नांजी वह बारबेक्यू ग्रिल उठाकर सीधे कैडिलैक की तरफ फेंक देता है और दूसरी तरफ ली चिंगशान जल्दी से वहां से भागने लगता है। उसके हाथ में अभी भी वे 7 एक्सपायर्ड कैंड फूड होते हैं, लेकिन भागते हुए भी वह पीछे मुड़कर देखना नहीं भूलता। जिस पर यान नांजी गुस्से
गुस्से में उसे घूरता रहता है। वह सिर्फ यही सोचता है कि काश उसने अभी कम खाना नहीं खाया होता, वरना वह अभी उड़कर उस लड़के को टुकड़ों में फाड़ देता। इसके बाद जब ली चिंगशान वहां से चला जाता है तब यान नानजी वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। फिर वह यान श्याओतियान की तरफ देखता है और बाकी सभी लोगों के सामने कहता है, श्याओतियान, मोबई वाली बात के बारे में फिर से सोचो, जल्दी शुरू करो। यह सुनकर यान श्याओतियान इस बार मना नहीं करती। उसके अंदर सिर्फ नर्वसनेस होती है। वह धीरे से सिर हिलाती है, जिस पर उसके मन में उसके डैड की बातें बार बार घूमने लगती हैं। आखिर रिटेल वॉरियर सिस्टम वाले लोग नॉर्मल इंसानों से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और वह दूसरी चीजों में भी वैसे ही होते हैं। मोबई की ताकत इतनी ज्यादा है कि वह खुद नहीं जानती कि वह उसे संभाल भी पाएगी या नहीं, लेकिन फिर अगले ही पल यान श्याओतियान जल्दी से सिर हिलाकर खुद को संभालती है। आखिर वह यान श्याओतियान है जिसे हमेशा से कोल्ड ब्यूटी कहा जाता है। वह आखिर कैसी अजीब बातें सोच रही होती है। इसके बाद विला की स्ट्रेंथनिंग पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब विला का हर कोना, यहाँ तक कि नीचे की फाउंडेशन भी वज्र मटेरियल से पूरी तरह कवर हो चुकी होती है, जिस पर अब अगर कोई मिसाइल भी विला पर गिरा दे तब भी विला की डिफेंस नहीं टूटती। यहाँ तक कि अगर बहुत सारे रिटेल वॉरियर्स मिलकर भी अटैक करें तब भी विला बिल्कुल सेफ रहती है। इसके बाद मोबेई यान फैमिली के फादर और डॉटर को बुलाता है। फिर वह कहता है, अब हमें जल्दी से अपना लेवल बढ़ाना होगा और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि बाहर के लोग उन म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स को मारें और फिर उनके गोल्डन कोर हमारे पास लाएं। जिस पर वह आगे कहता है, बाकी मुझे बहुत सारे गोल्डन कोर एब्जॉर्ब करने हैं क्योंकि अगली बार बाहर जाने से पहले मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। हम लोग अपनी सप्लाईज देकर उनसे गोल्डन कोर एक्सचेंज कर सकते हैं। इस अपोकैलिप्स में सबसे जरूरी चीज सिर्फ स्ट्रेंथ होती है। यह सुनकर यान नानजी और यान श्याओतियान दोनों सिर हिलाते हैं क्योंकि अब इस दुनिया में खाना और ताकत दोनों किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन इन दिनों यान श्याओतियान थोड़ी खोई खोई रहने लगती है क्योंकि उसके दिमाग में बार बार उसके डैड की बात घूमती रहती है। मोबेई बहुत अच्छा था, वह स्ट्रांग भी है, स्मार्ट भी है और सबसे बड़ी बात वह हैंडसम भी है। ऐसे टाइम में ऐसा आदमी किसी खजाने से कम नहीं होता। जिस पर यान श्याओतियान सोचती है कि अगर मोबेई चाहे तो बहुत जल्दी उसके आसपास लड़कियों की लाइन लग जाएगी। फिर वह मन में सोचती है, नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन यह सोचते ही वह और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि वह हमेशा से बाहर की दुनिया के सामने एक कोल्ड और सीरियस लड़की की तरह रहती आई है। उसके आसपास हमेशा बहुत सारे लड़के रहे हैं लेकिन उसने कभी किसी को पसंद नहीं किया और अब उसे खुद जाकर मोबेई से अपने दिल की बात कहनी होगी। यह सोचकर ही उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह क्या करे। लेकिन तभी जब यान श्याओतियान अपने मन में यह सब सोच रही होती है तभी कुछ गाड़ियां विला के बाहर आकर रुकती हैं, जिस पर उन कार से कुछ लोग नीचे उतरते हैं। उनके हाथ में कुछ स्नेक स्किन बैग्स होते हैं और उन बैग्स के अंदर बहुत सारे गोल्डन कोर भरे होते हैं। दूसरी तरफ मोबेई पहले ही विला के बाहर लगे सर्विलांस से यह सब देख चुका होता है, जिस पर वह सीधा दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। जैसे ही वे लोग मोबेई को देखते हैं वे तुरंत बहुत ऑनेस्टली बिहेव करने लगते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मोबेई कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक बहुत डेंजरस आदमी है। जिस पर उनमें से एक जल्दी से कहता है, गलत मत समझिए, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हम बस सप्लाईज एक्सचेंज करने आए हैं। फिर वह अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग खोलता है और कहता है, ये सब गोल्डन कोर हैं जो हमने उन मॉन्स्टर्स को मारकर निकाले हैं। जिस पर मोबेई उन बैग्स के अंदर नजर डालता है, वहां कम से कम 10 से ज्यादा गोल्डन कोर होते हैं। इसके बाद मोबेई सिर हिलाता है और फिर लोगों से कहता है कि कुछ सप्लाईज लाकर इन लोगों को दे दो। जिसके बाद वह सारे गोल्डन कोर लेकर वापस विला के अंदर आ जाता है। वापस आने के बाद मोबेई उनमें से एक एक गोल्डन कोर यान नानजी और यान श्याओतियान को देता है ताकि वे लोग भी उसे एब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन मोबेई जैसा नहीं होता क्योंकि नॉर्मल रिटेल वॉरियर्स के लिए एक गोल्डन कोर एब्जॉर्ब करना ही बहुत मुश्किल होता है। उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। एक गोल्डन कोर ही उनके लिए काफी टाइम तक एब्जॉर्ब करने के लिए इनाफ होता है। और इन दिनों मोबेई से बात करते करते यान नानजी और यान श्याओतियान भी गोल्डन कोर की इंपॉर्टेंस समझ चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि इससे उनका लेवल बढ़ सकता है, जिस पर वे दोनों बिना कुछ सोचे उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मोबेई एक गोल्डन कोर उठाता है और उसे अपनी हथेली पर रखता है। अगले ही पल उसकी हथेली में वही काली ब्रेथ दिखाई देने लगती है और फिर वह उस गोल्डन कोर को सीधे एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस पर एक म्यूटेटेड बीस्ट का गोल्डन कोर पल भर में पूरी तरह मोबेई के अंदर चला जाता है और वह बिना रुके दूसरा फिर तीसरा एब्जॉर्ब करता रहता है। यह देखकर यान नानजी और यान श्याओतियान दोनों पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि वे लोग अभी तक एक गोल्डन कोर भी पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाए होते और मोबेई पहले ही 2 बैग्स खत्म कर चुका होता है। जिस पर दोनों के मन में सिर्फ एक ही बात आती है, वे भी रिटेल वॉरियर्स हैं लेकिन मोबेई और उनके बीच का फर्क बहुत ज्यादा है। वह इंसान कम, मॉन्स्टर ज्यादा लगता है। इसके बाद अगले कुछ दिन काफी शांति से गुजरते हैं। बीच बीच में लोग आते रहते हैं और गोल्डन कोर देकर सप्लाईज ले जाते रहते हैं, जिस पर मोबेई को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसके पास जमा की गई सप्लाईज इतनी ज्यादा होती हैं कि अगर पूरा शहर भी एक्सचेंज करने आ जाए तब भी वे खत्म नहीं होंगी। और दूसरी तरफ उन सब गोल्डन कोर का ज्यादातर हिस्सा मोबेई खुद एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिस पर उसकी ताकत लगातार बढ़ती रहती है।
है। कुछ दिनों बाद उसकी स्ट्रेंथ और लेवल फिर से काफी बढ़ जाते हैं, जिस पर मोबेई अपने शरीर में बढ़ी हुई ताकत को फील करता है और फिर धीरे से खुद से कहता है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ने से ज्यादा नए जेन्स एब्जॉर्ब करने की चिंता है। पता नहीं अगली बार नए जेन्स एब्जॉर्ब करने का मौका कब मिलेगा। इसके बाद रात हो जाती है और हमेशा की तरह मोबेई जल्दी अपने रूम में जाकर आराम करने लगता है, लेकिन तभी उसके कमरे के बाहर हल्के कदमों की आवाज आती है, जिस पर कुछ सेकंड बाद उसका बंद दरवाजा धीरे से खुलता है और फिर एक लड़की धीरे धीरे अंदर आने लगती है। मोबेई तुरंत समझ जाता है कि यह कोई चोर या दुश्मन नहीं है, क्योंकि जो लड़की उसके रूम में चुपके से आई होती है वह यान शाओतियान होती है। यान शाओतियान धीरे धीरे चलते हुए बेड के पास आती है, जिस पर मोबेई पहले ही उसके शरीर की हल्की सी खुशबू फील कर चुका होता है। इस समय यान शाओतियान अपनी यूजुअल कोल्ड और प्राउड वाली इमेज से बिल्कुल अलग लग रही होती है। उसका चेहरा पूरा लाल होता है और वह बेड के पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर वह बार बार अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और खुद को हिम्मत देने लगती है, लेकिन इसके बाद भी उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा होता है जैसे अभी बाहर निकल आएगा। जिस पर वह अपने मन में सोचती है, मुझे सच में मोबेई अच्छा लगता है, उसने हमारी फैमिली को बचाया है। अगर उस दिन उसने उस इलेक्ट्रिक आदमी को नहीं रोका होता तो मैं और डैड दोनों मर गए होते। इसके बाद वह अपने मन के खिलाफ एक बड़ा फैसला लेती है। फिर धीरे धीरे मोबेई के पास बेड पर लेट जाती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने का नाटक करने लगती है, लेकिन मोबेई कोई बेवकूफ नहीं होता। वह तुरंत समझ जाता है कि यान शाओतियान उसके पास क्यों आई है, जिस पर वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि यान शाओतियान सिर्फ उसका एहसान चुकाना चाहती है, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ कर दिया जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। फिर मोबेई धीरे से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह सुनते ही यान शाओतियान, जो अभी तक अपने दिल की धड़कन दबाने की कोशिश कर रही होती है, डरकर हल्का सा चीख पड़ती है, जिस पर उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो जाता है। उसकी आंखें इधर उधर देखने लगती हैं। वह कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन अगले ही पल वह अपना मन बदल लेती है, क्योंकि वह अब आधे रास्ते में पीछे नहीं हट सकती। जिस पर मोबे कुछ समझ पाता उससे पहले ही यान शाओतियान अचानक पलटकर उसकी तरफ आ जाती है और फिर वह बिना कुछ बोले अपने गर्म होंठ उसके होंठों पर रख देती है। इसके बाद कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। बाहर चांदनी जमीन पर शांत होकर चमक रही होती है, लेकिन वह कमरे के अंदर चल रही गर्माहट तक नहीं पहुंच पाती। इसके बाद अगली सुबह चौथे दिन मोबेई बहुत जल्दी उठ जाता है। उसका चेहरा पहले जैसा ही नॉर्मल होता है, लेकिन दूसरी तरफ यान शाओतियान लगभग दोपहर में उठती है और जब वह चलती हुई नीचे आती है तब उसका चलने का तरीका थोड़ा अजीब लग रहा होता है, जिस पर लिविंग रूम का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। हालांकि यान नानजी के दिल में बहुत खुशी होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। तभी मोबेई अचानक उसकी तरफ देखकर कुछ बोलने लगता है, लेकिन उससे पहले ही यान नानजी हाथ उठाकर कह देता है, तुम दोनों की बातों में मैं नहीं पड़ूंगा, तुम लोग जो करना चाहते हो खुद डिसाइड करो। फिर वह अचानक याद करके कहता है, वैसे मोबेई आज सुबह फिर बहुत सारे लोग सप्लाईज एक्सचेंज करने आए थे। जिस पर मोबेई सिर हिलाता है। फिर वह अपना सूटकेस खोलता है और उसके अंदर रखे गोल्डन कोर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में सूटकेस के अंदर रखे सारे गोल्डन कोर उसके अंदर चले जाते हैं, जिस पर अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, कंग्रेचुलेशंस, होस्ट का लेवल बढ़कर लेवल 10 हो गया है और एक नया डवोर चांस अनलॉक हो गया है। अब होस्ट प्लांट्स और इंसेक्ट्स को भी डवोर कर सकता है। यह सुनकर मोबेई थोड़ा सोचने लगता है। हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आता कि ब्लड लाइन लेवल का क्या मतलब है, लेकिन उसके लिए अभी वह बात ज्यादा जरूरी नहीं होती, क्योंकि उसे एक और डवोर चांस मिल चुका होता है और इस बार उसके पास एनिमल्स के अलावा प्लांट्स और इंसेक्ट्स में से भी कुछ चुनने का मौका होता है, जिससे उसका अगला टारगेट ढूंढना और आसान हो जाता है। जिस पर मोबेई मन ही मन सोचता है कि अब उसे दो काम करने हैं। पहला, उसे एक नया डवोर टारगेट ढूंढना है और दूसरा, उसे वह रेस्यूरेक्शन इक्विपमेंट ढूंढनी है, क्योंकि वह इक्विपमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अगर किसी के पास वह हो तो उसके पास जैसे दूसरी जिंदगी आ जाती है, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं होता, क्योंकि अपने पिछले जीवन में मोबेई ने देखा था कि वह इक्विपमेंट लॉन्गहू माउंटेन के फैट दहाई के हाथ लगी थी और उसी इक्विपमेंट की वजह से वह बहुत पावरफुल बन गया था। सबसे जरूरी बात, फैट दही के पास डिविनेशन की एबिलिटी भी होती है और उसकी मदद से वह हर तरह के ट्रेजर ढूंढ सकता है। जिस पर मोबेई समझ जाता है कि अभी के लिए उसका मेन टारगेट यही है, पहले फैट दहाई को ढूंढना है और फिर उसे अपने साथ लेना है। ये सोचते ही मोबेई यान शाओतियान को साथ लेकर बाहर निकल जाता है। फिर दोनों विला से निकलकर एक रेड कार में बैठते हैं और लॉन्गहू माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि इस बार वे सप्लाईज कलेक्ट करने नहीं जा रहे होते। रास्ते में यान शाओतियान उससे पूछती है, हम आखिर वहां क्यों जा रहे हैं? जिस पर मोबेई उससे कुछ नहीं छुपाता। वह फैट दहाई की डिविनेशन एबिलिटी के बारे में बताता है और साथ ही उस रेस्यूरेशन इक्विपमेंट के बारे में भी सब कुछ बता देता है। यह सुनकर यान शाओतियान बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर वह कहती है, यह तो सीधा सीधा रिवाइवल वाली चीज लग रही है, क्या सच में ऐसी इक्विपमेंट मौजूद हो सकती है? लेकिन अगले ही पल वह खुद ही चुप हो जाती है, क्योंकि जब इस दुनिया में जानवर, पेड़ पौधे
और कीड़े तक मॉन्स्टर बन सकते हैं, तो फिर ऐसी चीज का होना भी उतना शॉकिंग नहीं लगता। इसके बाद रास्ता बिल्कुल खाली रहता है, सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं होती, जिस पर वे लोग बिना रुके लगभग 2.5 घंटे तक ड्राइव करते हैं और आखिर में लॉन्गहू माउंटेन पहुंच जाते हैं। लेकिन मोबेई वहां का सीनरी देखने नहीं आया होता, जिस पर वह कार को सीधे टाओइस्ट टेम्पल के बाहर रोक देता है। फिर जैसे ही दोनों कार से नीचे उतरते हैं, तभी सामने का दरवाजा अचानक खुल जाता है और उसके बाद टाओइस्ट रोब पहना हुआ एक मोटा आदमी बाहर निकलता है। उसकी आंखें नींद से भरी होती हैं और वह चलते चलते जम्हाई ले रहा होता है। फिर वह कहता है, हम इंसेंस के बदले हर तरह की सप्लाईज ले सकते हैं, सबसे अच्छा होगा अगर तुम्हारे पास फूड हो। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मोबेई अचानक आगे बढ़ता है और सीधा उसके चेहरे पर एक पंच मार देता है, जिस पर फैट दहाई जमीन पर गिर जाता है और फिर शॉक होकर चिल्लाता है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन मोबेई कोई जवाब नहीं देता, वह बस उसे घूरता रहता है, जिस पर फैट दहाई अचानक कांपने लगता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और अगले ही पल वह सीधे मोबेई के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर वह जल्दी जल्दी कहता है, भाई मुझे छोड़ दो, मैंने गलती कर दी, तुम्हें जो चाहिए मैं सब दूंगा, बस मुझे मत मारो। यह देखकर यान शाओतियान पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब अचानक क्या हो रहा है। जिस पर फैट दहाई उन दोनों को देखता है, फिर उसकी आंखें घूमती हैं और अगले ही पल वह अचानक पीछे मुड़कर भागने लगता है। फिर भागते हुए वह चिल्लाता है, यह पागल आदमी ऑनेस्ट लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि लॉन्गहू माउंटेन के टाओइस्ट्स के पास भी बॉडी मजबूत करने वाली टेक्निक्स होती हैं, लेकिन वे रिटेल वॉरियर्स जितनी स्ट्रांग नहीं होती और फैट दहाई की असली ताकत तो उसके टैलिस्मैन और मैजिक में होती है। लेकिन अभी वह जल्दी में बाहर आया होता है, उसके पास सिर्फ एक पतला रोब होता है, उसने अपने टैलिस्मैन भी नहीं लिए होते। जिस पर कुछ दूर भागने के बाद फैट दहाई को अचानक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की स्माइल पूरी तरह गायब हो जाती है क्योंकि मोबेई उसे देख रहा होता है। वो सीधे दाओ फुलू की तरफ देखता है और उसके पीछे एक फेदर शूट कर देता है, जिस पर वह स्टिलनेस सीधे डली हेवनली मास्टर के छोड़े हुए हाई लेवल फुलू को पेनिट्रेट कर देता है। यह देखकर मोबेई एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात बोलता है, जिस पर वो बस अपने फिस्ट्स घुमाता ही रहता है। चाहे फैट है कि आवाज बंद हुई हो या नहीं, उसे बस सामने वाले को उसके दिल तक मारना था। फिर यह पूरा यूरोपियन स्टाइल फाइट करीब आधे घंटे तक चलता है, जिस पर फैट है अब चिल्ला भी नहीं पाता है। उसका गला पूरी तरह इच्ची हो चुका था, उसका बॉडी नंब होने लगता है और धीरे धीरे उसे पेन भी नॉर्मल लगने लगता है। फिर मोबेई उससे कहता है, मुझे चाहिए कि तुम वॉर कैप्चर टेक्निक में मेरे साथ कोऑपरेट करो, जिसके बदले में मैं तुम्हें मटेरियल्स दूंगा। जिस पर मोबेई की बात अभी रिकॉर्ड ही हुई थी कि यान शाओतियान तुरंत एक मीटिंग करता है, फिर बाहर जाता है और फेरारी में रखे कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस अंदर लेकर आता है। यह देखकर फैट है तुरंत बोलता है, पूरा लाओ तज्जू को अनपरेड करेगा। ये बात पहले बोलनी चाहिए थी, इतने सारे मटेरियल्स निकाल दिए तो लाओ तज्जू पहले ही मान जाता। इसके बाद मोबेई कई बड़े बॉक्सेस भरकर मटेरियल्स एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर फैट है के पास मना करने की कोई वजह ही नहीं बचती है। फिर मोबेई उससे कहता है, यही कंडीशन है जो मैं दे सकता हूँ, अगर तुम कोऑपरेट करने के लिए मान जाते हो तो नेचुरली सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। यह सुनकर उसी समय फैट दहाई के होंठ फड़कने लगते हैं, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसके मन में बस यही आता है कि यह आदमी जरूर किसी मेल हार्मोन का स्प्लिट वर्जन है, इसने चीजों को बहुत ज्यादा ओवर कर दिया है। ये शांग की तरह ही प्रॉपर कॉपी लगता है, अगर सामने वाला एग्री नहीं करता तो ये बस मारना शुरू कर देता है। जिस पर फैट है तुरंत बोलता है, ठीक है मैं मानता हूँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मेरी बैटल कैप्चर टेक्निक सच में कुछ ट्रेजर्स की लोकेशन कैलकुलेट कर सकती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। यह देखकर मोबेई भी थोड़ा हैरान हो जाता है, उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि यह इतना स्मूथली हो जाएगा। जिस पर उसके मन में आता है कि पहले मारो और फिर बात करो वाला उसका तरीका शायद सच में काम करता है। इसके बाद फैट है जल्दी से अपना सामान पैक करता है और फिर वह लॉन्गहू माउंटेन छोड़ देता है। फिर करीब 2.5 घंटे बाद सभी लोग वापस विला में पहुंचते हैं, जिस पर फेरारी अभी रुकती ही है कि मोबेई अचानक बोलता है, सेकंड रियलम बहुत जल्द खुलने वाला है, इस दौरान तुम हमारे साथ ही रहोगे, अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो, रिकवर करो और सिचुएशन खुलने का वेट करो। जिस पर फैट दहाई और मेंगडुओ दोनों सिर हिलाते हैं। फिर फैट है को सेटल कर दिया जाता है। इसके बाद मोबेई यान शाओतियान को लेकर यान नानजी के पास जाता है और उसे यहाँ की पूरी सिचुएशन का जनरल आइडिया बताता है। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है और डिनर का टाइम आ जाता है, जिस पर फैट दहाई भी मोबेई और बाकी लोगों के साथ खाना खाने बैठता है। लेकिन मोबेई को जल्द ही महसूस होता है कि फैट दहाई खाना खा नहीं रहा बल्कि पूरा टेबल साफ करता जा रहा है। यहाँ तक कि फेंग ज्यू का जो बच्चों वाला मेन्यू था वह भी उसे बहुत टेस्टी लगने लगता है, जिस पर कुछ ही देर में टेबल पर रखा लगभग सारा खाना खत्म हो जाता है। यह देखकर यान नानजी के मन में भी एक अजीब सा थॉट आता है, उसे लगता है कि यह लड़का कहीं जूबाजी का रीइंकार्नेशन तो नहीं है। यह सुनकर मोबेई के होंठ भी हल्के से ट्विच करते हैं। उसके मन में अचानक डाउट आता है कि क्या वह सच में जिस मोटे आदमी को लेकर आया है वही फ्यूचर में ड्रैगन किंगडम के सबसे बड़े पावर हाउसेस में से एक बनने वाला है। लेकिन वह इन सब बातों को साइड में रख देता है क्योंकि उसके लिए अभी
सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकंड रियलम का रेस्यूरेक्शन लेवल इक्विपमेंट है। वही अभी उसका सबसे बड़ा टारगेट बना हुआ है और अभी भी उसके पास उसे डवोर करने का चांस मौजूद है। जिस पर मोबेई के मन में आता है कि अभी बेकार की बातें सोचने का कोई फायदा नहीं है। उसके लिए सबसे जरूरी चीज बस यही है कि सेकंड रियलम खुलने से पहले वह अपने करंट डवोरिंग स्टेज को कंप्लीट कर ले। अब मोबेई म्यूटेटेड एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स को डवोर कर सकता है, यानी कि वह लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज तक पहुंच चुका है। लेकिन अब सवाल यह था कि अगला डवोर किसे किया जाए। इसी समय लिविंग रूम में चल रहा टीवी अचानक इमरजेंसी वेव स्केल पर स्विच हो जाता है, जिस पर न्यूज में बताया जाता है कि फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक इमॉर्टल म्यूटेटेड कॉकरोच दिखाई दिया है। अब मिलिट्री की तरफ से लगातार रेजिडेंट्स की हेल्प मांगी जा रही है। फिर टीवी पर एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें इंस्टीट्यूट की लैब के अंदर का सीन दिखता है। वहां एक काले रंग का कॉकरोच दिखाई देता है जो साइज में लगभग एक किटन जितना बड़ा था। वह पूरे लैब में इधर उधर दौड़ता रहता है और सब कुछ बर्बाद करता जा रहा है, जिस पर कुछ ही देर में पूरा लैबोरेटरी मेज बन जाता है। वहां मौजूद सारे रिसर्चर्स उस जायंट कॉकरोच के सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर टीवी पर एक और कैओटिक सीन दिखता है जहां कोई हॉट वेपन से शूट करता है, फ्लेम्स बाहर निकलती हैं और यहां तक कि ऑटोमेटिक राइफल तक इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जैसे ही बुलेट उस कॉकरोच को लगती है वह उसकी ब्लैक शेल से टकराकर वापस उछल जाती है और चिंगारियां निकलने लगती हैं। ये देखकर मोबेई धीरे से बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि कॉकरोच भी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच जाएगा। लगता है अब सच में ये डिजास्टर कंट्रोल के बाहर जाता जा रहा है। फिर वह आगे बोलता है, मिलिट्री तक ऑनलाइन हेल्प मांग रही है। इसका मतलब सिचुएशन सच में बहुत खराब है। अच्छी बात बस इतनी है कि अभी सिर्फ एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स म्यूटेट हो रहे हैं। बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी नहीं बदले हैं, वरना अगर बैक्टीरिया भी म्यूटेट करने लगते तो ब्लू स्टार तुरंत एक रियल हेल बन जाता। इसके बाद मोबेई की आंखें धीरे से सिकुड़ती हैं। फिर वह बोलता है, उस कॉकरोच को अंडर एस्टिमेट मत करो। इतने सारे हॉट वेपन्स और जीरो लाइफ लेवल के अटैक के बीच भी वह अभी तक बचा हुआ है। ये बिल्कुल आसान नहीं है। फिर अचानक वह खड़ा होता है और कहता है, मैं अभी लैब जा रहा हूँ, मैं आता हूँ, तुम सब विला में ही रहना, बिना वजह बाहर मत जाना, बाकी बातें मैं वापस आकर करूंगा। यह सुनकर यान नानजी थोड़ा चौंक जाती है। उसके मन में आता है कि यह लड़का शायद उस लैबोरेटरी में लोगों की हेल्प करने जा रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा दुश्मनों के लिए रशलस रहने वाला मोबेई अंदर से इतना काइंड भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ फैट दहाई अभी भी अपनी हालत की वजह से ज्यादा स्टेबल नहीं था, जिस पर वह बस सिर उठाकर मोबेई की तरफ देखता है। फिर यान नानजी उससे कहती है, चिंता मत करो, हम सब यहाँ हैं, लेकिन तुम वापस सेफ लौट कर आना। जिस पर मोबेई सिर हिलाता है। फिर वह विला से बाहर निकलता है। इसके बाद फेरारी तेजी से वहां से निकलती है और सीधे फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ने लगती है। नॉर्मली कोई भी आम इंसान उस जगह के पास जाता तो उसे वार्निंग मिलती या फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की जाती, लेकिन अब डार्क टर्नाइल शुरू हो चुका था, जिस पर पुराने रूल्स की कोई वैल्यू नहीं बची थी। फिर कुछ देर बाद स्टाफ का एक मेंबर मोबेई को लेकर इंस्टीट्यूट के अंदर एक ऑफिस में पहुंचता है। अंदर जाते ही वह सामने बैठे फिगर से एक्साइटेड होकर कहता है, डियन, कोई हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट की हेल्प करने आया है, मैं इन्हें अंदर लेकर आया हूँ। जिस पर ऑफिस के अंदर लेदर सोफा पर एक वुमन बैठी हुई दिखाई देती है। बाहर तेज हवा और बारिश चल रही थी और वह वुमन वही बैठी हुई थी। उसने पहन रखा था लैब की सफेद रोशनी में उसकी सफेद कलाइयां साफ दिख रही थीं और उसकी उंगलियों में एक पेयर ऑफ व्हाइट और पतले ग्लव्स दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वहां सिर्फ एक ही इंसान आया है, वह तुरंत डिसअपॉइंटेड हो जाती है। फिर वह धीरे से बोलती है, तो बस तुम ही आए हो। जिस पर शेन क्यूलान एक गहरी सांस लेती है, फिर उठकर सीधे मोबेई के सामने आ जाती है। उसके पास आते ही एक हल्की सी फ्रेग्रेंस फील होती है। मोबेई भी नोटिस करता है कि वह काफी खूबसूरत है। फिर वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, मेरा नाम शेन क्यूलन है। जिस पर मोबेई थोड़ा हैरान होता है। उसे वैगली याद आता है कि अगर उसे सही याद है तो ये शेन क्यूलन भी एक एबिलिटी यूजर थी। फिर वह कहता है, मैं मोबेई हूँ। जिस पर शेन क्यूलन बोलती है, सबसे पहले यहाँ आकर हमारी हेल्प करने के लिए थैंक्स, लेकिन ये कॉकरोच बिल्कुल भी कोई नॉर्मल म्यूटेंट बीस्ट नहीं है और हमारे लैब में ज्यादातर लोग सिर्फ बिगिनर लेवल के हैं। फिर वह थोड़ा रुककर कहती है, सब लोग अलग हैं, लेकिन सिंस तुम हेल्प करने आए हो तो मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। जिस पर मोबे सीधा जवाब देता है, डीन शन, बेकार की बातों को रहने दीजिए, अगर मैं यहाँ हेल्प करने आया हूँ तो मैं आपको पीछे नहीं खींचूंगा। इसके बाद शेन क्यूएलन खुद मोबेई को लेकर लैबोरेटरी के अंदर जाती है। अंदर का पूरा लैब पूरी तरह मेज बना हुआ था। स्पेशल मटेरियल से बनी वॉल्स तक में बड़े बड़े होल्स हो चुके थे। पूरा सीन देखने लायक नहीं था। वहां रिसर्च इंस्टीट्यूट के कई जीरो बीस्ट वॉरियर्स भी मौजूद थे, लेकिन इतने लोगों के होने के बावजूद वह म्यूटेंट कॉकरोच किसी को भी मौका नहीं दे रहा था। फिर अचानक जो म्यूटेंट कॉकरोच इतने लोगों के अटैक के बीच भी बिल्कुल ठीक था, वह अचानक रुक जाता है और सीधे मोबेई की तरफ दौड़ने लगता है। यह देखकर मोबेई भी शॉक्ड रह जाता है और मन ही मन गाली देता है। आधे मीटर जितना बड़ा वह जायंट कॉकरोच एक बेहद अजीब पोज में उसकी तरफ कूदता है, जिस पर मोबेई के दिमाग में बस एक ही बात आती
आती है, इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं और इसके बगल में इतनी खूबसूरत डीन शेन क्यूलान भी खड़ी है, लेकिन यह कॉकरोच सिर्फ मेरी तरफ ही क्यों आ रहा है? वहीं दूसरी तरफ शेन क्यूएलन भी यह देखकर रिएक्ट करती है, लेकिन वह जीरो बीस्ट वॉरियर नहीं थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। जिस पर पूरा कैओटिक सीन अचानक एक अजीब सी खामोशी में बदल जाता है। वहां मौजूद सभी लोग एक साथ मोबेई की तरफ देखने लगते हैं। सबको लगता है कि अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर कुछ देर के लिए मोबेई भी रुक जाता है। वह ऑलमोस्ट अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट में जाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक एक ऐसा सीन होता है जिसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह कॉकरोच मोबेई पर अटैक नहीं करता, बल्कि वह उसके सामने आकर रुक जाता है, फिर जमीन पर झुक जाता है और उसके मुंह से अजीब सी आवाज निकलने लगती है। जिस पर मोबेई अपना सिर खुजलाता है और कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, क्या तुम मुझे सरेंडर कर रहे हो? फिर वह ऑकवर्ड होकर कहता है, ठीक है, थैंक्स। जिस पर वह कॉकरोच फिर से एक आवाज निकालता है, जैसे वह मोबेई की बात का जवाब दे रहा हो। हालांकि मोबेई उसकी आवाज समझ नहीं पाता, लेकिन वह साफ देख सकता था कि उसका पोस्चर नीचे हो गया था, यानी कि वह कॉकरोच सच में उसके सामने सरेंडर कर चुका था। यह देखकर पूरे लैबोरेटरी के रिसर्चर्स और यहाँ तक कि शेन क्यूएलन भी पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। उन सब की समझ ही बदल जाती है। फिर मोबेई सीधा शेन क्यूलान की तरफ देखकर कहता है, डैन शेन, लगता है सब सॉल्व हो गया है, इस कॉकरोच को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। जिस पर वहां मौजूद सभी लोग बस उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। इसके बाद मोबेई उस कॉकरोच को लेकर लैब से बाहर निकल जाता है। फिर वह उसे एक सुनसान और दूर वाले कोने में ले जाता है। फिर वह कॉकरोच की तरफ देखकर बोलता है, तुम मेरी बात समझ सकते हो, है ना? जिस पर वह कॉकरोच फिर से आवाज निकालता है और हल्का सा अपना सिर झुका देता है, जैसे वह उसकी बात का जवाब दे रहा हो। फिर मोबेई सीधा बोलता है, सेंस तुमने सरेंडर कर दिया है तो अब मैं तुम्हें डिवोर करने वाला हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यह सुनते ही वह कॉकरोच अचानक आवाज निकालता है, फिर तुरंत पलटकर भागने लगता है। उसके 8 पैर इतनी तेजी से चलते हैं कि वह ऑलमोस्ट गोली की तरह भागता है। यह देखकर मोबेई समझ जाता है कि सामने वाला सरेंडर तो कर चुका है, लेकिन उसकी अपनी सोच और कॉन्शियसनेस अभी भी बाकी है। वह कोई इमोशनलेस पपेट नहीं बना था। जिस पर मोबेई तुरंत अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट में चला जाता है। अगले ही पल उसके शरीर से बिजली से भरे 2 अटैक्स निकलते हैं और सीधे भागते हुए कॉकरोच की तरफ शूट हो जाते हैं। फिर वह कॉकरोच पूरी तरह बिजली से ढक जाता है, जिस पर मोबेई अपने विंग्स हिलाता है और अगले ही पल उसके सामने पहुंच जाता है। फिर वह अपना सिर नीचे करता है और कॉकरोच के सिर को सीधा काट लेता है। कुछ ही देर में क्रंच जैसी आवाज आने लगती है। फिर कुछ मिनट बाद वह कॉकरोच पूरी तरह मोबेई के द्वारा डिवोर कर लिया जाता है। फिर उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने म्यूटेंट कॉकरोच को सक्सेसफुली डिवोर कर लिया है। जेनेटिक सीक्वेंस सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुका है। आपने नई एबिलिटी इवॉल्व की है, स्पिरिट वॉइड टेंटिकल। इसमें पावरफुल डेंजर परसेप्शन एबिलिटी मौजूद है। जिस पर मोबेई थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। स्पिरिट वॉइड टेंटल, यह नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन नाम से ज्यादा उसे उस नई डेंजर परसेप्शन एबिलिटी में इंटरेस्ट था। जिस पर अगले ही पल मोबेई अचानक कुछ फील करता है। फिर उसके सिर के ऊपर 2 लंबे और पतले फीलर्स निकल आते हैं। यह देखकर वह तुरंत बोल पड़ता है, यह क्या है? डबल पोनीटेल वॉरियर बन गया हूं क्या? जिस पर उसके होंठ हल्के से ट्विच करने लगते हैं। अब तक हर बार जब भी उसने कोई नया जीन सीक्वेंस डिवोर किया था, उसके शरीर में कुछ चेंजेस हुए थे, जैसे उसकी पीठ पर ब्लैक फॉल्कन के विंग्स आ गए थे या फिर उसके सिर पर इलेक्ट्रिक फीलर्स उग गए थे। लेकिन इस बार म्यूटेंट कॉकरोच को डिवोर करने के बाद उसके सिर पर सच में 2 लंबे फीलर्स निकल आए थे। इसके बाद उसे महसूस होता है कि उसकी सेंसेस कई गुना बढ़ गई हैं। उसके आसपास हवा की हल्की सी मूवमेंट भी अब उससे छुप नहीं सकती थी। और तभी अचानक मोबेई को एक खतरनाक ऑरा फील होता है, जिस पर वो बिना कुछ सोचे तुरंत साइड में हट जाता है। फिर उसके पीछे खड़ा एक बड़ा पेड़ अचानक मरोड़ने लगता है और अगले ही पल वहां करीब 2.5 मीटर लंबा एक जायंट कैमेलियन दिखाई देता है। यह देखकर मोबेई के दिल में एक झटका लगता है, क्योंकि वह कैमेलियन पहले से वहीं छुपा हुआ था, लेकिन उसे उसकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ था। फिर जब चामेलियन देखता है कि उसका अटैक मिस हो गया तो वह जोर से गरजता है, जिस पर अगले ही पल वह अपने चारों पैरों में ताकत लगाकर फिर से मोबेई की तरफ झपटता है। वह सीधा मोबेई की तरफ झपटता है, लेकिन अब मोबेई न सिर्फ सामने वाले की स्लो मूवमेंट को साफ साफ देख पा रहा था, बल्कि वह उसकी पूरी मूवमेंट ट्रैजेक्टरी भी एक्यूरेटली समझ पा रहा था। जिस पर अगले ही पल मोबेई अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सीधे उस कैमेलियन के पेट पर रख देता है। फिर अचानक उसके हाथ से अनगिनत तेज दांत बाहर निकलते हैं, जिस पर वह कैमेलियन जोर से चीखने लगता है। उसके पेट का मांस पागलों की तरह फटने लगता है और कुछ ही सेकंड में उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स बाहर निकल जाते हैं, जिस पर वह जायंट कैमेलियन वहीं पर तुरंत मर जाता है। यह देखकर मोबे कुछ देर तक अपने खून से भरे हाथ को देखता रहता है। वह काफी देर तक शॉक्ड खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे उसे होश आता है। इसके बाद उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि इस कॉकरोच टेंटेकल का इफेक्ट बिल्कुल छोटा नहीं है। इस चीज के साथ जब भी वह किसी से फाइट करेगा उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। लेकिन तभी अचानक पूरे आसमान का माहौल बदल जाता है। जो साफ स्काई थी वह अचानक काले बादलों से भर जाती है। फिर दूर किसी डायरेक्शन से एक काला लाइट पिलर
सीधा आसमान में उठता है, जिस पर उसी समय वहां मौजूद अनगिनत लोग यह सीन देखते हैं। सेकंड रियलम खुल चुका था। यह देखकर मोबेई की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई देती है, क्योंकि रिबर्थ से पहले वह सिर्फ एक नॉर्मल इंसान था। वह इन सारी अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ देख सकता था, छू नहीं सकता था। लेकिन अब सब कुछ अलग था। अब वह इन सारे बेनिफिट्स को खुद हासिल करना चाहता था, जिस पर मोबेई तुरंत वापस लौटता है और यान शाओतियान, यान नानजी और फेट दहाई से कहता है, चलो मेरे साथ चलो, मौका आ चुका है, हमें अभी तुरंत वहां पहुंचना होगा। फिर जब मोबेई और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे, जिस पर फैट दहाई थोड़ा हैरान होकर कहता है, इतने सारे लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या ये सब रिटेल फाइटर्स हैं? जिसके जवाब में यान शाओतियान कहता है, हाँ, इस समय कोई भी नॉर्मल इंसान यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ मौजूद सभी लोग रिटेल फाइटर्स हैं। फिर वह आगे बोलता है, लेकिन रिटेल फाइटर्स भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करेंगे। जिस पर मोबेई उन सबको देखकर कहता है, तुम सब अपना ध्यान रखना। फिर वह यान शाओतियान और बाकी लोगों की तरफ देखता है और सबसे पहले खुद आगे बढ़ जाता है, जिस पर यान शाओतियान और फैट दहाई भी मजबूरी में उसके पीछे चलने लगते हैं। फिर जैसे ही मोबेई और बाकी लोग उस जगह के अंदर जाते हैं, उनके सामने की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। अचानक बिना किसी वार्निंग के उनके सिर के ऊपर आसमान में एक लाल खून जैसा मून दिखाई देता है। यह देखकर फैट दहाई तुरंत बोलता है, अब मेरी बारी है। ड्रैगन टाइगर माउंटेन और तियानशी रोड के लोग 2 हाथ दिखाएंगे। देखना, हमारा ड्रैगन टाइगर माउंटेन कभी किसी से नहीं डरता। फिर वह कॉन्फिडेंस के साथ अपनी छाती थपथपाता है और कहता है, चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद फैट दहाई अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है। फिर वह उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ता है और दाएं हाथ से कुछ साइंस बनाना शुरू करता है। कुछ देर बाद फैट दहाई अचानक एक डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है। फिर वह कहता है, इस पूरे एरिया में सबसे बड़ा मौका उसी डायरेक्शन में है। अगर हम उस तरफ चलते रहें तो हमें वह जरूर मिल जाएगा। जिस पर मोबेई सिर हिलाता है। उसे महसूस होता है कि लोनगहू माउंटेन के हेवनली मास्टर सच में मजाक नहीं है। फिर कुछ देर बाद सबके सामने एक बहुत बड़ा ऑल्टर दिखाई देता है। उस ऑल्टर का साइज लगभग एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था और सबसे अजीब बात यह थी कि ऑल्टर के आसपास की सारी फॉग किसी इनविजिबल ताकत की वजह से हट गई थी। उस ऑल्टर के बीच में एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बना हुआ था और उस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे बारीक और अजीब पैटर्न्स बने हुए थे, जिन्हें देखकर एक अजीब फीलिंग आती थी। फिर जब मोबेई ऊपर देखता है तो उसे वहां 6 क्रॉसेस दिखाई देते हैं। हर क्रॉस पर एक सेट आर्मर रखा हुआ था। वह पूरा ब्लैक कलर का था और उसके ऊपर एक अजीब सी पावर बह रही थी और हर आर्मर के बीच में एक पेल ब्लू कलर का जेम लगा हुआ था। उस जेम पर भी कुछ अननोन पैटर्न्स बने हुए थे। यह देखकर मोबेई की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि यही वह जगह थी और इन क्रॉसेस पर रखे वही आर्मर्स, वही रेस्यूरेक्शन इक्विपमेंट थे। जिस पर मोबेई बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपनी ब्लैक विंग्स फैलाता है और सीधे उस प्लेटफॉर्म की तरफ उड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार रोर सुनाई देता है जो पूरे अंधेरे आसमान में गूंज जाता है। फिर फॉग के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है और सीधे ऑल्टर के सामने उतर जाता है, जिस पर वह मोबेई का रास्ता रोक देता है। उस मॉन्स्टर का पूरा शरीर फॉग में छिपा हुआ था, लेकिन फिर भी उसका बड़ा बॉडी और हाथ में पकड़ा हुआ ट्राइडेंट साफ दिखाई दे रहा था। उस ट्राइडेंट पर नीली आग जल रही थी। यह देखकर मोबेई का चेहरा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह डार्क साउंड फॉरेस्ट का मॉन्स्टर है। लेकिन यह कोई नॉर्मल डार्क साउंड फॉरेस्ट मॉन्स्टर नहीं था। यह एक एलीट लेवल का डार्क साउंड फॉरेस्ट मॉन्स्टर था और उसके शरीर से निकलने वाली ऑरा देखकर मोबेई तुरंत समझ जाता है कि उसका लेवल बहुत ज्यादा था। वह मॉन्स्टर लेवल 20 तक पहुंच चुका था। यह महसूस करते ही मोबेई के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इस रेस्यूरेक्शन आर्मर को पाना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसके सामने अब लेवल 20 का डार्क साउंड फॉरेस्ट मॉन्स्टर खड़ा था। जिस पर उसके मन में अचानक एक सवाल आता है, अपनी पिछली लाइफ में आखिर फैट दहाई ने इस रेस्यूरेक्शन आर्मर को कैसे हासिल किया था।